बाकी जो भी कंटेंट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का है वो हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे. We will start with fresh chapter, principle of inheritance and variation. सिंपल आप कह सकते हैं कि हम जेनेटिक्स की यूनिट पढ़ने वाले हैं और जेनेटिक्स में जो डिस्कस किया जाता है दैट इज बेसिकली इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. Our topic is principles of inheritance and variation. इस पूरे चैप्टर में हमें दो चीजें पढ़नी है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन. इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से जाते हैं. और वेरिएशंस का मतलब है हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड, द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. दिस मींस वेरिएशन. सो बेसिकली जो आप जेनेटिक्स यूज करते हैं, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इसे बहुत सिंपल वे में आपने 10th में पढ़ा होगा. इनहेरिटेंस का एक तरीका है मेंडेलियन इनहेरिटेंस. मेंडल्स ने कुछ लॉज दिए जो इनहेरिटेंस को समझाते हैं. डोमिनेंस है, सेग्रीगेशन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. इनमें से कुछ चीजें 10th में आपने ओवरव्यू में कभी पढ़ा है. तो ये सिर्फ एक तरीका है दैट इज कॉल्ड मेंडेलियन इनहेरिटेंस, कि अकॉर्डिंग टू मेंडल किसी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कैसे होगा. कुछ और भी मेथड है जो आप कह सकते हैं कि नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस कहलाएंगे. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंडल ने जो दिया वही जेनेटिक्स है. मेंडल के अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने तरीके से इनहेरिटेंस को समझाया और वो भी जेनेटिक्स का ही पार्ट है. सो ओवरऑल जेनेटिक्स में वो सारी चीजें आती हैं जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन से डील करती हैं. जैसे जो टर्म जेनेटिक्स है, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with जो आपके चैप्टर का नाम है, that is principles of inheritance and variations. जिस ब्रांच में, जिस बायोलॉजी में आप इसको स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को जेनेटिक्स कहा जाता है. So it is the branch of biology that deals with principles of inheritance and variation. अब अगर हम इनको अलग अलग पढ़ें कि what is inheritance and what are variations, वो भी हो सकता है. Inheritance का मतलब है is the process by which characters are transformed. आप पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, मदर फादर से सन डॉटर में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो जिस प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहे हैं उसे इनहेरिटेंस कहते हैं. इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग. ऑफ स्प्रिंग, प्रोजेनी, नेक्स्ट जनरेशन, एक ही बात है, आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे उसका प्रोसेस इनहेरिटेंस कहलाएगा. जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द वे, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस चीज को पढ़ते हैं, तो इनहेरिटेंस उसमें आता है. अब जैसे मैंने कहा कि इनहेरिटेंस के अलग अलग मेथड्स हैं. एक मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, एक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है ना. नॉन मेंडेलियन में फिर हम अलग अलग टाइप के पढ़ते हैं. इवन म्यूटेशन में भी जो वेरिएशंस आते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं, दे आर आल्सो इनहेरिटेड. तो डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस के मेथड हैं. इनमें से कलेक्टिवली अगर हम मेथड को यूज करते हैं तो एक वर्ड यूज होता है हेरिडिटी. आपने 10th में जो वर्ड पढ़ा है वो हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ा हुआ है. यहाँ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दिया हुआ है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस.
हेरिडिटी बेसिकली क्या है? दिस इज द हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफॉर्म. किस तरीके से कैरेक्टर्स ट्रांसफर्ड होते हैं. वन इज मेंडेलियन, अनदर इज कलेक्टिवली नॉन मेंडेलियन. हमें बेसिकली दो पढ़ने हैं, इसलिए मैंने आपको ये बोला. और फिर एक वर्ड आएगा वेरिएशन, जो चैप्टर में इंक्लूड है. वेरिएशन आर द डिफरेंसेस. एक ही पेरेंट्स के मान लीजिए टू बेबीज, एक मेल है एक फीमेल है, या दोनों में मेल दोनों फीमेल हो सकते हैं, फिर भी उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं जिनसे उनका रिकॉग्निशन है, जो उनका फीचर है, फेशियल एक्सप्रेशन है. तो बेसिकली वो भी एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं. वो क्यों डिफर कर रहे हैं? तो जितनी डिफरेंसेस आएंगे उनमें, वो डिफरेंसेस उनके वेरिएशंस कहलाते हैं. दिस इज द डिग्री by which progeny differs from their parents. जैसे अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर, और उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनती है, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ऐसा बुक में लिखा हुआ है. उनको क्लोन्स बोला जाता है. तो बेसिकली उस प्रोजेनी में और पेरेंट्स में कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी बनती है, दे आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स, या उनको हाइब्रिड्स बोला जाता है अगर आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन किया गया तो. और उनमें डिफरेंसेस होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से डिफर करते हैं. तो जितने डिफरेंसेस से वो डिफर करेंगे, दोज आर कॉल्ड वेरिएशन. इसी इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं वो बायोलॉजी कहलाती है. तो जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है वो बेसिकली इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ना है. सो अब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो चीज आपको पढ़नी है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मेंडल के बारे में सीधे सीधे एनसीईआरटी ने बात की, बट मेंडल से पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी जो इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करती थी, या उनके अकॉर्डिंग भी इनहेरिटेंस होता था. उनको हम फिर मेंडल से पहले था तो उसे प्री मेंडलियन एरा में काउंट करते हैं. कि मेंडल से पहले भी इनहेरिटेंस के बारे में लोग जानते थे कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं. हालांकि उनमें मोस्ट ऑफ द इनहेरिटेंस की जो थ्योरीज है वो बेसिकली ह्यूमन को लेके की गई है. तो ह्यूमन में इनहेरिटेंस कैसे होता है, बेबी की बर्थ कैसे होती है, या इवन बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है, पेरेंट्स के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मेंडल से पहले भी लोगों ने वर्क किया था, और वो प्री मेंडलियन एरा का पार्ट कहलाता है. मेंडल से पहले का पार्ट है. फिर मेंडल्स का टाइम आ गया और मेंडल ने अपना कंसेप्ट दिया, और उसके हिसाब से मेंडलियन इनहेरिटेंस आया. तो पहले क्योंकि हमें समझने के हिसाब से चीजें पढ़नी है, इसलिए हम प्री मेंडलियन एरा पढ़ रहे हैं. और प्री मेंडल में एनसीईआरटी में प्री मेंडलियन नहीं है, बट आपको मेंडल में जो बात कही थी उसको समझने के लिए प्री मेंडलियन पढ़ना जरूरी है. तो इसलिए एक प्री मेंडलियन एरा भी था मेंडल से पहले का. इसमें जितनी भी थी, दे आर कॉल्ड थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग. ब्लेंड मतलब मिक्सिंग करना है. इनहेरिटेंस, इसमें जितनी भी थ्योरी कही थी वो थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहलाता है. ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग. जैसे आप मिक्सर में ब्लेंड कर देते हैं, लाइकवाइज कि कैरेक्टर्स एक बार अगर मिक्स हुए तो फिर ब्लेंड होने के बाद उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है. एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर हम ब्लेंडिंग करते हैं तो ब्लेंडिंग में सेपरेशन नहीं हो सकता. तो उसी तरीके से यहाँ भी कहा गया कि अगर कैरेक्टर्स को हम ब्लेंड कर देंगे, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, एक मदर एक फादर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जाइगोट या बेबी का डेवलपमेंट हुआ, तो अगर हम चाहें तो क्या बेबी से वो कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल से आए, पेरेंट्स से आए, मदर फादर से, क्या वो अलग अलग हो सकते हैं? तो इट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल. अगर हम प्रैक्टिकली समझे इस चीज को तो ऐसा नहीं हो सकता. तो मतलब ब्लेंडिंग होने के बाद मिक्सिंग नहीं हो सकती. लेकिन जब आप मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे ये कहा जाएगा कि ब्लेंडिंग ना होके
एक साथ रहना है, एक साथ रहना है मीन्स कॉम्बिनेशन में रहना है, मिक्स नहीं होना है, और बाद में उनको अलग अलग कर देना है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप पढ़ेंगे, प्री माइंडल एंड एक्सक्यूज मी सर, यस, सर ये समझ नहीं आया डिफरेंस। मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे ऐसे समझो, अगर हम आगे पढ़ेंगे भी इस चीज को कि ब्लैक स्किन वाला पर्सन किसी व्हाइट स्किन वाले पर्सन से मेट करता है, ब्लैक स्किन वाले निग्रोस कहलाते हैं, व्हाइट स्किन वाले एल्बिनो कहलाते हैं। आपकी बुक में ह्यूमन स्किन कलर इनहेरिटेंस है। और जब आप ब्लैक और व्हाइट को मिक्स करेंगे तो फिर बनना क्या चाहिए, ग्रे, है ना। जैसे आप मान लीजिए ड्राइंग में ब्लैक और व्हाइट कलर को मिक्स कर दें, पेंट को मिक्स कर दिए, तो क्या बन जाएगा, ग्रे पेंट आ जाएगा। अब क्या कोई ऐसा तरीका है कि ग्रे में से आप ब्लैक और व्हाइट अलग अलग कर सको? तो इसका कोई फिजिकल सेपरेशन अगर आप करना चाहें तो अब नहीं हो सकता। मींस जो कैरेक्टर मिक्स हो गया, ब्लैक और व्हाइट मिक्स होकर ग्रे बना दिया, तो अब इस ग्रे से दोबारा आप ब्लैक और व्हाइट नहीं ले सकते। ऐसा इस थ्योरी में कहा गया कि एक बार कैरेक्टर अगर मिक्स हो गए तो उनको दोबारा अलग अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम मेंडल पढ़ेंगे 10 to 15 मिनट्स में आ जाएंगे वहां तक, तो उसमें ऐसा नहीं है। वहां ये कहा गया कि कैरेक्टर एक्चुअली ब्लेंड नहीं होते, तो एक साथ आते हैं पास पास, और वो दोनों कभी जब मौका मिलेगा तब दोनों अलग अलग भी हो जाएंगे। तो एक जगह मिक्सिंग है और एक जगह मिक्सिंग नहीं है। पेरेंट्स दोनों जगह इन्वॉल्व हैं और प्रोजेनी भी दोनों जगह बनेगी। इस असली में तरीके क्या होता है सर? प्रोजेनी मीन्स नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। ऑफ स्प्रिंग वर्ड यूज कर लीजिए, प्रोजेनी लिख लीजिए। मैं या कह रहा हूँ सर, असली में क्या होता है? किसमें? असली में मिक्स होते नहीं होते? ये कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे हमारी बॉडी के कुछ चीजें मिक्स होती हैं और कुछ नहीं होती। जैसे एक सीरीज है, मान लीजिए आप 18 सेंचुरी की बात करें, तो उस टाइम पे लोगों को जितनी नॉलेज थी वो ये मानते थे कि ब्लेंडिंग होती है, मिक्सिंग होती है। उन्हें ये पता था कि ह्यूमन में मेल और फीमेल मेट करेंगे तो बेबी बन जाएंगे, यानी बेबी का बनना मेल फीमेल से ही पॉसिबल है। अगर मेल फीमेल की मैरिज नहीं हुई तो बेबी नहीं बन सकते। अल्टीमेटली मतलब यही हुआ, स्पर्म और एग अगर नहीं मिलेंगे तो बेबी नहीं बन सकता। तो उन्होंने इस आइडियोलॉजी को लेके थ्योरी प्रपोज कर दी। धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस में इम्प्रूवमेंट होते गए, डिस्कवरीज होती गई, तो ये पता चला कि ये बात सब जगह ठीक नहीं है। किसी जगह ब्लेंडिंग होती है और किसी जगह ब्लेंडिंग नहीं भी होती। तो फिर ये डिपेंड करेगा कि आप इनहेरिटेंस किस करेक्टर का पढ़ रहे हैं। अगर आप एक करेक्टर का पढ़ रहे हैं तो ब्लेंडिंग होगी, दूसरे का पढ़ रहे हैं तो नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि करेक्टर का ट्रांसमिशन कैसे होगा। इसीलिए लिखा है कि हेरिडिटी में करेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होती है, ये पढ़ाया जाता है। और हर करेक्टर का ट्रांसमिशन का तरीका अलग अलग हो सकता है। इस पूरे चैप्टर में आपको यही समझाएगा कि सारा करेक्टर एक जैसे ट्रांसफर नहीं होते। कुछ मेंडल के हिसाब से होते हैं तो कुछ बिना मेंडल के हिसाब से होते हैं या किसी और के हिसाब से होते हैं। लाइकवाइज जैसे इसमें पहली थ्योरी है, एक पैनजीनेसिस थ्योरी कहलाती है। ये दिस इज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। डार्विन का नाम सुना होगा आपने इवोल्यूशन में। डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, उसे हम क्या कहते हैं, पैनजीनेसिस थ्योरी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि एवरी सेल ऑफ द एनिमल बॉडी, हमारी बॉडी की, एनिमल बॉडी की हर एक सेल के अंदर क्या है, कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, उनको नाम दे दिया। उन पार्टिकल्स को नाम दिया पैन जीन्स। पैन मीन्स कलेक्शन, तो जीन्स का कलेक्शन हो गया। या जैसे स्पॉन्जेस में जेम्यूल्स होते हैं, आपने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा होगा, उसी तरीके से इन्होंने नाम दे दिया कि ये पैन जीन जेम्यूल्स हैं, एक कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं कलेक्शन से जब मेल वाला कलेक्शन फीमेल वाले कलेक्शन से मिलेगा तो फिर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। पैनजेनेसिस की थ्योरी में क्या है, इसे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एवरी सेल of animal body has minute particles इन पार्टिकल्स का नाम क्या दिया, दे आर कॉल्ड पैनजीन्स या जेम्यूल्स कहते हैं इन्हें। और जब अब एवरी सेल ऑफ द एनिमल बॉडी है तो इसका मतलब मेल की बॉडी में भी ये होगा और फीमेल की बॉडी में भी ये होगा। तो जब मेल और फीमेल के पैन जीन्स या जेम्यूल्स मिलते हैं
तो उससे एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। मिक्सिंग ऑफ सच जेम्यूल्स, मिक्सिंग किसमें होगी? मेल एंड फीमेल में। तो फिर यहां से न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो एक नया इंडिविजुअल बनाने के लिए मेल और फीमेल के जेम्यूल मिक्स करेंगे। और जेम्यूल क्या है? ये माइन्यूट पार्टिकल्स हैं जो एनिमल बॉडी की हर एक सेल के अंदर होते हैं। इसको नाम दे दिया पैनजेनेसिस थ्योरी या थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। एक ही बात है। और ये चार्ल्स डार्विन ने दी। बहुत लंबे टाइम तक ये थ्योरी अप्रूवल में रही, मतलब काफी इस थ्योरी को पॉपुलैरिटी मिली और बहुत हद तक ये सही भी था। डार्विन ऑलरेडी इवोल्यूशन के लिए बहुत नोन पर्सन है, जाने जाते हैं। तो एक रिनोड साइंटिस्ट जब किसी बात को कहता है तो उसको वेटेज वैसे मिल जाता है। तो इसलिए इस थ्योरी को बहुत से लोगों ने लंबे टाइम तक फॉलो किया। हालांकि इस थ्योरी को जब डिस्कार्ड किया गया तो उसमें एक क्लॉज ये दिया गया कि ऐसा नहीं होता कि पैन जीन्स या जेम्यूल्स बॉडी की हर एक सेल के अंदर होते हैं। जैसे आज अगर हम कहें तो स्पर्म और एग मिलते हैं, स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम है। इतना सबको तो आइडिया है ना, हमारी बॉडी के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होंगे, एग में 23 होंगे। स्पर्म और एग मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, जिससे नया बेबी बनेगा। तो बेसिकली आप थोड़ी देर के लिए क्रोमोसोम को जेम्यूल्स मान लो। तो स्पर्म में जेम्यूल्स हैं और एग में है, मेल फीमेल के जेम्यूल्स हो गए, मिक्स करने से बेबी बन गया। ये बात तो ठीक हो गई। लेकिन क्या स्पर्म और एग की जगह हम बॉडी की कोई भी सेल ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो ये लिखा है एवरी सेल ऑफ द एनिमल बॉडी, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। हमें पता है कि मिक्सिंग केवल स्पर्म और एग की होगी तो जाइगोट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप दो हेयर फॉलिकल को, एक किडनी या नेफ्रॉन का सेल ले लीजिए या एक हेपेटोसाइट ले लिया, एक एपिथेलियल सेल ले लिया और मिक्सिंग करा के आपने जाइगोट बना दिया। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। हमें पता है कि केवल स्पर्म और एग की मिक्सिंग से जाइगोट बनता है, किसी और दो सेल की मिक्सिंग से। इवन दो स्पर्म से जाइगोट नहीं बनेगा, दो एग से नहीं बनेगा, एक स्पर्म और एक एग से मिलने से जाइगोट बनता है। तो इसमें जो गलती थी उस गलती को ठीक किया दूसरे साइंटिस्ट हैं। दूसरी थ्योरी है, वो कहलाती है थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, ये ऑगस्ट वीजमैन की थ्योरी है। तो वीजमैन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म है। इसका मतलब जर्म प्लाज्म क्या होता है? जो जर्म सेल का प्लाज्मा है, सेल में साइटोप्लाज्म जैसे आप पढ़ते हैं या प्रोटोप्लाज्म पढ़ते हैं, तो जिस तरीके से सेल में प्लाज्मा होता है उसी तरीके से तो हमारी जर्म सेल का जो प्लाज्मा होगा वो, और जर्म सेल के अलावा बॉडी में जितनी भी सेल होती है दोज आर सोमैटिक सेल्स। जैसे हमारी स्किन की सेल सोमैटिक सेल है, हेयर फॉलिकल सोमैटिक है, लिवर किडनी कार्डिक मसल सब सोमैटिक है। केवल जर्म सेल दैट इज स्पर्म और एग वो जर्म सेल है, बाकी सब बॉडी की सोमैटिक सेल्स हैं। तो वीजमैन ने ये कहा इसको करेक्ट करते हुए कि किसी भी एनिमल बॉडी में या किसी भी बॉडी के अंदर दो अलग अलग टाइप के प्लाज्मा होते हैं। एक जर्म सेल का प्लाज्मा होगा जो जर्म प्लाज्म कहलाएगा, और एक इन जर्म सेल के अलावा जितनी भी बॉडी में सेल हैं दोज आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स, तो उनका जो प्लाज्मा होगा वो सोमैटोप्लाज्म कहलाएगा। जर्म प्लाज्म जर्म सेल का, सोमैटोप्लाज्म सोमैटिक सेल्स का। फिर ये भी कहा कि सोमैटोप्लाज्म की डेथ हो जाती है, वो मॉर्टल होता है। बॉडी की डेथ हो गई तो क्या होगा? बॉडी को जला दिया जाएगा या बरी कर दिया जाएगा। लेकिन बिफोर दैट रिप्रोडक्शन में उसने क्या किया? उसने स्पर्म और एग से बना के नेक्स्ट इंडिविजुअल को जो देना था वो दे दिया। सो इट इज द जर्म प्लाज्म विच इज कॉन्टिन्यूड। जर्म प्लाज्म तो कंटिन्यू रहता है। मेरी बॉडी में जो जर्म प्लाज्म है वो मेरे मदर फादर से आया, और मेरे सन में जो जर्म प्लाज्म है वो मेरी और मेरी वाइफ के प्लाज्मा से निकल के गया। तो बाकी सेल्स की तो डेथ हो जाएगी, लेकिन बेसिकली स्पर्म और एग का तो ट्रांसफर हो गया ना, वो तो नेक्स्ट जनरेशन में चला गया। तो जो प्लाज्मा जर्म सेल का है वो कंटिन्यू रहता है, वो इमॉर्टल है, वो कभी मरता नहीं है। और जो सोमैटिक सेल्स का है वो मॉर्टल है, वो कंटिन्यू नहीं रहता, उसकी डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं
थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म है। इनके हिसाब से क्या है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ टू प्लाज्मा, एक सोमैटोप्लाज्म है जो मॉर्टल है, जिसकी डेथ हो जाएगी, और एक जर्म प्लाज्म है जो इमॉर्टल है, जिसकी डेथ नहीं होती। दिस इज कॉन्टिन्यूड फॉर एवर, ये हमेशा कॉन्टिन्यू रहता है। ये पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जाएगा, पेरेंट से मेरी बॉडी में, मेरी बॉडी से नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, एंड सो ऑन। तो जो जर्म प्लाज्म है दैट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोजेनी टू पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ऐसे लिख लीजिए। वो पेरेंट से प्रोजेनी में चला जाएगा। तो पेरेंट से प्रोजेनी में जाने के लिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की थ्योरी है। तो इस तरीके से इस चीज को पढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा कि थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने दी थी, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगस्त वीजमैन ने थ्योरी प्रपोज की थी, और इस थ्योरी के हिसाब से ये कहा गया है कि जो जर्म प्लाज्म है वो कॉन्टिन्यू रहता है, और जो सोमैटोप्लाज्म है वो कॉन्टिन्यू नहीं रहता, उसकी डेथ हो जाती है। तो पेरेंट से प्रोजेनी में जो जाएगा दैट इज ओनली द जर्म प्लाज्म, इसीलिए नाम दिया गया कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो मेंडल से पहले ये एक्चुअली दो थ्योरी बहुत पॉपुलर थी, तो आपको ये दो थ्योरी याद रखनी है, पैनजेनेसिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म प्रपोज्ड बाय वीजमैन। ये दो आपको चीजें याद रखनी है। अब इनको हमने ब्लेंडिंग क्यों कहा, क्योंकि हर जगह मेल और फीमेल के मिक्स होने की बात कही गई है कि कैरेक्टर एक बार अगर मिक्स हो जाएंगे, ब्लेंड हो जाएंगे, तो उनको दोबारा अलग नहीं किया जा पाएगा। ये इन थ्योरी में कॉमन सी बात है कि एक बार कैरेक्टर अगर मिक्स हो जाएंगे तो दे कांट बी सेपरेटेड अगेन। लेकिन हम जब पढ़ेंगे आगे तो आज हम जानते हैं, उस टाइम पे तो नहीं पता था। 18th सेंचुरी और अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो बहुत सारा गैप है 200 सालों का लगभग। तो उस टाइम पे ये नहीं पता था, लेकिन आज हमें पता है कि कैरेक्टर अगर ब्लेंड भी हो गए तो भी उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ये कहा गया था कि ब्लेंड होने के बाद उनका सेपरेशन नहीं होगा, इसीलिए ये थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहलाती है। एक तो ये प्री मेंडेलियन एरा में आपको दो चीजें याद रखनी है। अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं, हमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन पढ़ना है। पहले वेरिएशन पढ़ते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, फिर इनहेरिटेंस तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही है। अब बात करते हैं वेरिएशंस की। वेरिएशंस अभी मैंने आपको बताया, डिग्री बाय विच पेरेंट्स प्रोड्यूस डिफर फ्रॉम देयर ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स या दो जनरेशन के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, उन डिफरेंसेस को आप वेरिएशन कहते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, वेरिएशन के टाइप बेसिकली पढ़ने हैं। वेरिएशन दो टाइप का होता है, अगर आप ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे तो वेरिएशन दो अलग अलग टाइप के। वन इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन, another is germinal variation. सोमैटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन, दो अलग अलग टाइप के। अब जैसे अभी बात की थी सोमैटोप्लाज्म यानी सोमैटिक सेल, तो जो सोमैटिक सेल के अंदर वेरिएशन आते हैं वो सोमैटिक कहलाते हैं। जो जर्म सेल के अंदर वेरिएशन आएंगे स्पर्म और एग में, वो फिर जर्म सेल के यानी जर्मिनल वेरिएशन कहलाएंगे। तो बहुत सिंपल है, वन बाय वन देखते हैं। सोमैटिक वेरिएशन क्या है, ये वो है जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोमैटिक सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स को इन्फ्लुएंस करेंगे वो क्या कहलाएंगे, दोज आर कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन। अब जैसे सोमैटिक वेरिएशंस के एग्जांपल में क्या क्या आएगा और ये क्यों है।
सोमैटिक वेरिएशन सोमैटिक सेल्स के अंदर होते हैं और सोमैटिक सेल्स हमारी बर्थ के बाद बनती है, हमारी बर्थ के साथ ये वेरिएशन आते हैं और हमारी डेथ के साथ चले जाते हैं. दे अपीयर आफ्टर बर्थ एंड डिसअपीयर विद द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल. जैसे मान लीजिए किसी की मसल्स स्ट्रांग है, पेरेंट्स की है, मान लीजिए मेरी मसल्स स्ट्रांग है, मेरे सन की नहीं है, तो आप ये कहें कि सर पेरेंट्स से करेक्टर ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, तो स्ट्रांग मसल्स का होना जो करेक्टर है क्या ये ट्रांसफर होगा? तो ये ट्रांसफर नहीं होता, ये वेरिएशन नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि मसल्स का हैवी होना या मसल्स का स्ट्रांग होना ये बाय बर्थ नहीं होता. ये तो हम बॉडी बिल्डिंग से, अपनी एक्सरसाइज से, अपनी फिटनेस के हिसाब से डेवलप करते हैं. तो इन करेक्टर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, दे आर नॉट ट्रांसफरेबल. तो ऐसे वेरिएशन सोमैटिक वेरिएशन कहलाते हैं. यूजुअली ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आप अपने बॉडी पार्ट को यूज कैसे करोगे या यूज नहीं करोगे, यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट. कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं. अब एनवायरमेंट की चीज तो ना ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर वो होती है जो हमारे जीन्स में होती है. एनवायरमेंट हमारे जीन्स में थोड़ा है. तो कोई अगर लो टेम्परेचर के एरिया में रह रहा है तो कलर उसका फेयर हो जाएगा. कोई अगर ट्रॉपिकल बेल्ट में हाई सन वाली रेडिएशंस के एरिया में रह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा कलर कॉम्प्लेक्स होगा. अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स ये भी मैटर करता है कि स्किन कलर के लिए लो टेम्परेचर होना जरूरी है. मेलानिन की सिंथेसिस हाई टेम्परेचर पे होती है. तो अगर आप जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को देखोगे तो फेयर हैं एज कम्पेयर टू आप जैसलमेर या राजस्थान या गुजरात या ट्रॉपिकल बेल्ट के लोगों को देखोगे तो कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स कलर के. तो इसका मतलब जो कलर का इनहेरिटेंस है वो बेसिकली किस बात पे डिपेंड कर रहा है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. और टेम्परेचर आउटसाइड द बॉडी होता है, बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर का तो मतलब है नहीं यहाँ पे. तो ऐसे वेरिएशन जो हमारी बर्थ के बाद आते हैं और हमारी डेथ के साथ चले जाते हैं उनको हम सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं. They influence somatic cells. आगे आप नोट कर सकते हैं. They appear after birth and disappear with the death of individual. और क्यों आते हैं? They arise due to environmental factor, use and disuse of organ, हमारे कॉन्शियस एफर्ट पे, एटसेट्रा. और ये इनहेरिट नहीं होते. ये इनहेरिट नहीं होते तो क्या कहलाएंगे? नॉन इनहेरिटेबल. या हम बर्थ के बाद लेते हैं तो इन्हें एक्वायर्ड वेरिएशन कहते हैं. ये भी इनका नाम है कि दे आर नॉट इनहेरिटेड और एक्वायर्ड वेरिएशन. सोमैटिक वेरिएशन के बारे में ये पॉइंट्स आपको याद रखने. जैसे मैं इन तीनों को आपको समझाऊं तो सबसे अच्छा ये, मान लीजिए दो कपल है, अब एक कपल में मदर फादर दोनों लेफ्ट हैंडेड है. अब ये कोई रूल तो है नहीं कि मदर फादर लेफ्ट हैंडेड है तो बनने वाला बेबी जो आएगा वो भी लेफ्ट हैंडेड ही होगा. राइट हैंडेड हो सकता है ना. यार यूजुअली राइट हैंडेड कपल है तो उनका बेबी आप में से कोई लेफ्ट हैंडेड है, तो जरूरी तो नहीं कि मदर फादर लेफ्ट हैंडेड है इसलिए आप लेफ्ट हैंडेड हो, या मदर फादर राइट हैंडेड है तो इसलिए आप राइट हैंडेड ही बनोगे. हमारे किसी भी हैंड का यूज करना ये हमारा कॉन्शियस एफर्ट कहलाता है. जब हम मतलब 6 मंथ का जब बेबी होता है तो जब पहली बार वो अपने हाथ पे वेट डालता है, जेनेटिक्स ये कहता है कि जब फर्स्ट टाइम वो अपने हाथ पे वेट डालेगा तो अगर उसने लेफ्ट हैंड को यूज किया होगा तो उसकी माइंड में सिग्नलिंग जाती है कि लेफ्ट हैंड पे मैं अपना बैलेंस रोक सकता हूँ, तो वो धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को एक्वायर करना शुरू कर देगा. आगे जाके लेफ्ट हैंड ही बन जाएगा अगर उसे मना नहीं किया जाएगा तो. एंड सेम विद द राइट हैंडेड. लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड होने के लिए कोई जेनेटिक्स जर्मिनल वेरिएशन की नहीं है. लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड होने की जो जेनेटिक्स है वो सोमैटिक वेरिएशन की कहलाती है. किसी को ठंड लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को ज्यादा लगती है. तो ये कॉन्शियस एफर्ट है. आपने परसेप्शन एनवायरनमेंट का जो लिया, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को बिल्कुल एलर्जी नहीं है.
किसी को पेट्रोल की स्मेल बर्दाश्त होती है, किसी को नहीं होती। ये जो भी वेरिएशन बॉडी में है वो वेरिएशन हमारे एक्वायर्ड है। हमने इन्वायरमेंट की वजह से, हमने अपने कॉन्शियस एफर्ट की वजह से, हमने बॉडी पार्ट को यूज या ना यूज करने की वजह से इनको डेवलप किया, और ये हमारी बर्थ के बाद आए थे और हमारी डेथ के साथ चले जाएंगे। ऐसे वेरिएशन को हम अपनी प्रोजेनी या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकते। दीज वेरिएशंस आर कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन। ट्रांसफर नहीं हो सकते तो नॉन इनहेरिटेबल है, और क्योंकि हमने खुद अपने आप डेवलप किए तो एक्वायर्ड वेरिएशन कहलाता है। आपने जूलॉजी में इवोल्यूशन पढ़ लिया अभी? कोई बताएगा मुझे? नो सर। ओके, 10th में आपने कुछ पढ़ा था, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो ड्रेविस, इनके बारे में दिया था, छोटे छोटे पैराग्राफ एनसीईआरटी में है। याद है किसी को कुछ? अगर नहीं भी याद है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 12th के एनसीईआरटी में पहले ये चैप्टर है इवोल्यूशन, तो इसके बाद और इसके बाद वाला चैप्टर है। तो जो आप इवोल्यूशन में 3 थ्योरीज पढ़ते हैं, एक लैमार्क की थ्योरी है, एक डार्विन की थ्योरी है, और एक ह्यूगो ड्रेविस की थ्योरी है। 3 ही थ्योरीज है। बेसिकली ये जो 3 थ्योरीज दी गई है कि इवोल्यूशन कैसे होता है, इस बात को समझाने के लिए। सो दीज थ्योरी आर बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन। जैसे जो लैमार्क की थ्योरी है वो इसी वेरिएशन पे बेस्ड है। लैमार्क की थ्योरी सोमैटिक वेरिएशन पे बेस्ड मानी जाती है, क्योंकि लैमार्क का मानना ये था कि हम जिस बॉडी पार्ट को यूज करेंगे वो धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा, जिसको यूज नहीं करेंगे वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन कहलाता है। जैसे स्नेक्स को रेंग के जाना है, क्रॉल करके जाना है, तो उनमें 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब डिसअपियर हो गए। आपने ये तो 11th में पढ़ा ही है ना, स्नेक मतलब रेप्टाइल, और रेप्टाइल है तो टेट्रापोडा का मेंबर है, तो 4 लिम्स और हाइंड लिम्स तो होने चाहिए। बट स्नेक की बॉडी में तो आपको लिम्स कहीं नहीं दिखाई देते, जबकि लिजर्ड्स, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, टॉर्टवाइज इन सब में दिखाई देते हैं। तो स्नेक में क्यों डिसअपियर हो गए? लेकिन अगर इनका वर्टिब्रल कॉलम स्टडी करोगे तो उसमें 4 लिम्ब और हाइंड लिम्स की जो बोन्स है वो हैं। इसका मतलब इंटरनली स्केलेटन तो है, बट एक्सटर्नली बॉडी पार्ट्स बनने चाहिए थे वो नहीं बने। अब क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने जो हैबिट चूज की कि उन्हें क्रॉल करके जमीन के नीचे जाना है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो धीरे धीरे हैंड्स और लिम्स का यूज कम कर दिया और वो आने वाली जनरेशन में डिसअपियर होते चले गए। तो इसलिए स्नेक्स की बॉडी में ऐसा नहीं है। ऐसे जिराफ की नेक के लिए आप पढ़ते हैं कि जिराफ की नेक क्यों इलांगेट हो गई, उनकी सर्वाइवल लेंथ ज्यादा क्यों है, तो उसका रीजन भी यही है। यस सर, ह्यूमंस में अपेंडिक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब उनने इंसानों ने खाना पकाना सीख लिया तो फिर हाँ, सेलुलोज को बचाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, क्योंकि हम यूजुअली सेल्यूलोज का डाइजेशन अपेंडिक्स के अंदर होता है, तो वो हमारा वेस्टिजियल है। कभी हमारे प्राइम मतलब अगर हम कहें कि हमारे एंसेस्टर्स में कभी फंक्शनल था, नाउ इट इज वेस्टिजियल। लेकिन अपेंडिक्स का बनना तो जेनेटिक्स है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पर्सन बिना अपेंडिक्स के बर्थ हो जाए। इट्स ए बॉडी पार्ट, बनेगा तो है ही ना, ये सिर्फ नॉन फंक्शनल है। जैसे विजडम टूथ निकलेगा तो है ही ना, किसी के निकलेगा किसी के नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि विजडम टूथ बनना ही बंद हो जाए, विजडम टूथ को बनाने वाला जीन हमारे जाइगोट या जीनोटाइप से गायब हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए वो वेरिएशन में तो नहीं आएगा। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सही है, अपेंडिक्स को हमने यूज करना बंद कर दिया बिकॉज हमें सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कुकिंग शुरू कर दी, सिविलाइजेशन आ गया, बहुत सारी चीजें डेवलप होते गए, तो उन चीजों को छोड़ दिया। हर्बीवोर्स के अंदर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आज भी फंक्शनल होती है। तो किसी भी बॉडी पार्ट का यूज करना या ना यूज करना, उनकी वजह से अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, कि ये पेरेंट्स में तो थे, प्रोजेनी में तो नहीं आए। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने दिया आपको कि पेरेंट्स दोनों राइट हैंडेड है, बेबी अचानक से लेफ्ट हैंडेड हो गया। अब इस चीज के लिए क्या, तो लेफ्ट हैंडेड बेबी का होना सोमैटिक वेरिएशन है। चेंज तो है, डिफरेंस तो हो गया प्रोजेनी और पेरेंट्स के बीच में, बट ये डिफरेंस कौन सा है? तो ये डिफरेंस सोमैटिक वेरिएशन कहलाएगा। ये मतलब आपको याद रखना है। अब दूसरा क्या है? जर्मिनल, जो जर्म सेल के अंदर आते हैं। जर्म सेल होती है स्पर्म और एग, उनको बनाने वाली सेल स्पर्म मदर सेल, और एग को बनाने वाली ओवम मदर सेल, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होगी, उनको जर्म सेल कहते हैं। और उनका प्रोडक्ट स्पर्म और एग हो गया। तो जो हमारी बॉडी में इन्फ्लुएंस जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं वो जर्मिनल वेरिएशन कहलाते हैं। अब जर्मिनल वेरिएशन भी अलग अगर देखा जाए तो ये 2 टाइप के हैं।
दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। अब यहाँ पे टाइप क्या है, कुछ वेरिएशन तो ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस हैं, मतलब वो हर जनरेशन में आएंगे ही आएंगे, उन्हें आप रोक नहीं सकते, दे आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। और कितने आएंगे वो नहीं पता हमें, कभी 10 होगा, कभी 10%, कभी 12%, कभी 5%, कभी 4%, कभी 60%, बट ऑलवेज देयर। तो ये कहलाते हैं कॉन्टिन्यूअस और फ्लक्चुएटिंग। इनमें वेरिएशन फ्लक्चुएट करता रहेगा, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, तो ये कहलाते हैं कॉन्टिन्यूअस या फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन। ये क्यों बनते हैं, दे अराइज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा था सेल डिवीजन में, मियोसिस में जो एक प्रोफेज 1 है उसमें स्टेज है पैकाइटीन, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। आपने 11th में क्रॉसिंग ओवर को पढ़ा होगा। और क्रॉसिंग ओवर या मैंने अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ा होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है या मेगास्पोरोजेनेसिस है, तो ये मियोसिस से बने हैं, तो इनमें वेरिएशन आएंगे। दोज वेरिएशन आर कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशन। और अगर हम टाइप वाइज में देखें तो जर्मिनल में भी वो कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी स्पर्म या एग बिना मियोसिस के बन जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर ना हो। क्रॉसिंग ओवर इज कंपल्शन। इवन ये भी नहीं पता कि क्रॉसिंग ओवर में जब एक्सचेंज होगा तो कितना सेगमेंट एक्सचेंज होगा, कभी ज्यादा तो कभी कम, इसलिए फ्लक्चुएटिंग है। तो जर्मिनल में एक कैटेगरी कहलाती है कॉन्टिन्यूअस या फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन, बिकॉज ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से अराइज होते हैं। और क्रॉसिंग ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ये रिप्रोडक्शन में जेनेटिक्स आती है जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो इनसे जो बनेंगे वो क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट्स। क्रॉसिंग ओवर के प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो डिसकॉन्टिन्यूअस हैं, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये आगे नहीं जाएंगे, ये डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहलाते हैं। ये क्यों अराइज होते हैं, दे अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशंस हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। म्यूटेशंस लीथल होते हैं, लीथल मतलब डेडली। 10 लाख में से कोई एक होगा, 1 मिलियन में से 1, जो म्यूटेंट होने के बाद सरवाइव करेगा। वरना आप जब भी किसी को म्यूटेशन, किसी को इंड्यूस करते हैं तो डेथ हो जाती है, फिक्स है। तो म्यूटेशन से सरवाइव करने की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 1 आउट ऑफ 1 मिलियन आएगी। तो इसलिए ये फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस है। हमें पता है कि अगर ऐसा कोई वेरिएशन हुआ तो उसमें इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। जब इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी तो कैरेक्टर आगे ट्रांसफर कैसे होगा, फिर तो ट्रांसफर होगा ही नहीं ना। और अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो दे अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। और इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे वो क्या है, वो म्यूटेंट्स कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें म्यूटेंट्स कहते हैं। तो म्यूटेशन से जो बनेंगे वो म्यूटेंट्स, और क्रॉसिंग ओवर से जो बनेंगे वो रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, तो ये चीज आई। ये दोनों ही वेरिएशन फिलहाल, क्योंकि ये सोमैटिक थे, ये तो इनहेरिट नहीं हो रहे, ये जर्मिनल है। आम इंसानों से, सॉरी फिर से बोलो, म्यूटेंट में क्या फर्क होता है? म्यूटेंट लीथल होते हैं, जैसे हाँ, म्यूटेशन लीथल होता है। 1 मिलियन में से 1 सरवाइव करेगा, वरना सबकी डेथ हो जाएगी। तो कैरेक्टर ट्रांसफर कैसे होंगे जब डेथ हो जाएगी। मान लीजिए एक कपल है, उसमें दोनों का एक्सरे का ट्रीटमेंट देके दोनों म्यूटेंट हो गए, दोनों इनफर्टाइल हो जाएंगे म्यूटेशन से। तो अगर वो रिप्रोडक्शन करेंगे भी तो बेबी बना भी, जाइगोट अगर बन भी गया तो बिफोर बर्थ वो अबॉर्ट कर जाएगा। मतलब 9 मंथ का जो जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन का है फीमेल में, वो 9 मंथ पूरे ही नहीं करेगा, उससे पहले ही एम्ब्रियो अबॉर्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब वो कैरेक्टर आगे ट्रांसफर कहाँ हो रहे हैं, वो तो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं ना। तो इसलिए वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। और क्रॉसिंग ओवर तो हमेशा होता है और कैरेक्टर ट्रांसफर होते ही है। तो नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ वो कैरेक्टर होगा कौन सा ऐसा जो म्यूटेशन की वजह से आया बॉडी में? म्यूटेशन की वजह से कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। जैसे ह्यूगो डेविस की थ्योरी आप पढ़ते हैं, म्यूटेशन थ्योरी, तो उसमें बहुत सारे म्यूटेंट ऐसे हैं। इसमें सर्वाइवल वाला इंपॉर्टेंट है। अगर डेथ हो गई तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सर्वाइव कर गया तो इंपॉर्टेंट है।
इसे प्लांट्स के लिए आप पढ़ेंगे, आपकी बुक में आगे चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, उसमें प्लांट ब्रीडिंग दिया हुआ है और उसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग दी हुई है। मान लीजिए आपने 1 kg ऑफ व्हीट ले लिया, 1 किलो गेहूं ले लिए, उन सारे गेहूं को आपने एक्सरे का ट्रीटमेंट दिया, 4 घंटे एक्सरे का ट्रीटमेंट देके, अब जब आप गेहूं को लगाओगे तो गेहूं के सीड से गेहूं का प्लांट बनना चाहिए, लेकिन होगा ये कि अगर 1 लाख सीड आपने गेहूं के लगाए तो उसमें से कोई एक सरवाइव करेगा, वरना नहीं करेगा, सब मर जाएंगे, क्योंकि जो गेहूं के सीड के अंदर एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सरे। तो म्यूटेशन होने से क्या हो गया, डेथ हो गई। लेकिन अगर एक सरवाइव कर गया तो हमें ये तो नहीं पता कि उसने कहाँ पे हिट किया, लेकिन जब वो एक सरवाइव करेगा तो वो म्यूटेंट कहलाएगा और फिर हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो म्यूटेंट अपने पेरेंट से क्या डिफर कर रहा है। हो सकता है उसमें साइज बड़ा हो जाए गेहूं का, और साइज गेहूं का बड़ा हो जाएगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमारे काम का हो जाएगा। हो सकता है प्लांट की हाइट बड़ी हो जाए तो स्ट्रॉ कंटेंट बढ़ जाएगा, तो किसानों को फायदा हो जाएगा कि भूसा ज्यादा निकलेगा तो उसे बेच के वो पैसे कमा लेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा करेक्टर है। प्लांट्स में अगर आप कहोगे तो बहुत सारे करेक्टर है, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग आपको पढ़नी है, बॉटनी में ही पढ़नी है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। तो वहाँ पे बहुत सारे करेक्टर्स आएंगे जो म्यूटेशन से डेवलप किए गए, म्यूटेशन ब्रीडिंग कहलाती है। हमारी बॉडी के लिए अगर आप कहें कि म्यूटेशन हुआ तो जैसे सिकल सेल एनीमिया, इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे, दैट इज ए काइंड ऑफ म्यूटेशन। और सिकल सेल एनीमिया लीथल का एग्जाम्पल है। कोई भी पर्सन बाय बर्थ सिकल सेल एनीमिया का नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू के 3 महीने में ही एम्ब्रियो अबॉर्ट कर जाएगा। जब 3 महीने में ही डेथ हो गई तो बर्थ तो 6-9 महीने के बाद होती है ना, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ, 0। सर्वाइव ही नहीं करेगा तो आपको पता क्या चलेगा कि वो म्यूटेंट में नया क्या आया। मूवीज में देख सकते हो आप, बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं जहाँ वो कहते हैं कि ये वायरस का ट्रीटमेंट दिया, म्यूटाजेनिक है, म्यूटेंट्स बन गए, और वो म्यूटेंट्स में या तो फेस बदल गया, या उनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ गई, या उनमें फीडिंग हैबिट चेंज हो गई। बहुत सारी मूवीज है म्यूटेंट को लेकर। तो म्यूटेंट्स की डेथ होती है, फैक्ट ये है 1 मिलियन में से हार्डली कोई 1 होगा जो सरवाइव करेगा। बट अगर ये सरवाइव किया और हमारे काम का चेंज हुआ तो इसको हम एक्सप्लॉइट या यूज कर पाएंगे। उसके लिए फिर आगे बहुत सारा लेवल है, उसके लिए आगे बहुत सारी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी कि हमारे काम का होगा या नहीं होगा। हमें सिर्फ ये पढ़ना है, उस 1 के लिए हम पढ़ रहे हैं कि वो 1 अगर बना तो वेरिएशन तो आ ही गया ना, पेरेंट से प्रोजेनी में चेंज तो आ ही गया। एक नॉर्मल प्लांट था 10 सेंटीमीटर की हाइट का, 10 मीटर की हाइट का, आपने एक्सरे का ट्रीटमेंट दिया, अब जो प्लांट बना वो 20 मीटर की हाइट का हो गया। तो म्यूटेशन में करेक्टर क्या आया, इंक्रीज्ड हाइट। अब किसानों के हिसाब से ये काम का है या नहीं है वो वेरिएबल है। मान लीजिए शुगर केन का प्लांट होता तो बहुत काम की चीज है, दुगनी प्रोडक्टिविटी हो गई ना, 1 क्विंटल की जगह 2 क्विंटल गन्ना मिल जाएगा आपको सेम खेत से। तो इसका मतलब किसानों को दुगना फायदा हो गया अगर वो शुगर केन की म्यूटेंट वैरायटी को यूज कर ले। एनिमल्स में म्यूटेशन, एनिमल्स में इम्यून सिस्टम बड़ी प्रॉब्लम करता है ना, तो इसलिए म्यूटेंट सर्वाइव नहीं करते, उनकी डेथ हो जाती है। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग को हम मोस्टली प्लांट्स में यूज करते हैं, एनिमल्स में तो ना के बराबर है उसका। जेनेटिक्स क्योंकि कॉमन है तो इसलिए हम अभी तो कॉमन के हिसाब से ही पढ़ाएंगे। सो जो जर्मिनल है क्योंकि ये आगे इनहेरिट हो रहे हैं इसलिए ये इनहेरिटेबल कहलाएंगे। इन दोनों को ही अगर आप देखोगे तो ये कैसे हैं, ये इनहेरिटेबल है। जैसे ये नॉन इनहेरिटेबल थे ऐसे ये इनहेरिटेबल है। तो ये वेरिएशन आपको इतना ही पढ़ना था कि वेरिएशन इस तरीके से इंपॉर्टेंट। इन्हीं वेरिएशन का आगे हम यूज भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि वेरिएशन का यूज क्या है। जैसे मैंने आपको प्लांट में बताया कि अगर म्यूटेशन से कोई वेरिएशन आया और वो वेरिएशन इंपॉर्टेंट हो गया तो उस वेरिएशन को हम जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग में, क्रॉप के इम्प्रूवमेंट में, वो भी आपने 10th में पढ़ा है थोड़ा बहुत, क्रॉप के इम्प्रूवमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री में, इन सब में आप उनको यूज कर पाओगे, उस करेक्टर को यूज कर पाओगे जो म्यूटेशन के थ्रू डेवलप हुआ। अगर क्रॉसिंग ओवर से आया तो आप पढ़ते ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर तो हो ही रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नए नए करेक्टर आ ही रहे हैं। अब नेचर जिन करेक्टर को फेवर करेगा वो आगे जाके नई स्पीशीज बना देंगे, और यहाँ से नई स्पीशीज का बनना ना बनना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज ये हमारी बॉडी में नॉन इनहेरिटेबल के एग्जाम्पल में है, ये आगे तो जाएंगे ही नहीं बाई जेनेटिक्स, तो इनसे एवोल्यूशन होगा या नहीं होगा, इट्स ए क्वेश्चन मार्क।
उसमें फिर आगे आप जब पढ़ोगे लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो, ड्रेविस के बारे में, तो आपको तीनों चीजें समझाई जाएगी कि ऐसा क्यों कहा गया। ये बात हो गई हमारे वेरिएशन के बारे में, है ना। तो ये एक तरीके से वाली बात समझ नहीं आई सर। कौन सा, फिर से बोलो, कौन सी बात समझ में नहीं आई? वाली बात क्यों है सर सोमैटिक सेल से? सोमैटिक सेल ने बताया था, जैसे हमारी बॉडी की स्किन में मान लीजिए कोई वेरिएशन आ गया, है ना। बहुत से लोग काम करते हैं, आप रैंडम मान लीजिए कि स्किन के ऊपर एक ब्लैक कलर का पैच बन गया, पेरेंट्स के बन गया, दोनों पेरेंट्स के बन गया। अब क्या है, ये ब्लैक कलर का पैच, पेरेंट्स बहुत गोरे हैं, उनकी स्किन पे एक ब्लैक कलर का धब्बा पड़ गया, तो क्या ये ब्लैक कलर का धब्बा ट्रांसफर होगा, आने वाली बच्चों में जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज स्किन की सेल्स पे हुआ है। बट ऐसा कोई चेंज अगर स्पर्म और एग में होता तो वो ट्रांसफर होगा। सोमैटिक मतलब स्पर्म और एग के अलावा जितनी भी सेल्स हैं वो बॉडी की सोमैटिक सेल्स हैं। वेरिएशन उनमें भी होता है। मान लीजिए पेरेंट्स की हाइट लंबी है, अच्छी हाइट है, ह्यूमन हाइट है, तो क्या जरूरी है कि बेबी की हाइट भी लंबी होगी? अगर सोमैटोट्रोपिन हार्मोन नहीं बना, ग्रोथ हार्मोन नहीं बना, तो कैसे लंबाई कर लोगे आप? चाहिए ना आपको। ऐसा तो नहीं है कि किसी डॉर्फ बेबी के लिए पेरेंट्स का डॉर्फ होना भी जरूरी है। कोई अगर बौना है तो क्या उनके पेरेंट्स भी बौने होंगे? ये कोई रूल है क्या? ये रूल नहीं है। बिकॉज डॉर्फ होने का रीजन क्या था? आपने पढ़ा कि भाई सोमैटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन कम बनेगा तो उसके हिसाब से हाइट कम रह जाएगी। तो हार्मोन का बनना ना बनना तो सोमैटिक सेल्स की प्रॉपर्टी है ना, उसमें स्पर्म और एग क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर जो जापान में लोगों पर न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से फर्क पड़ा, वो उधर जर्मिनल वेरिएशन पे हुआ कि सोमैटिक हाँ पर? हाँ, वो जर्मिनल, वो फर्क पड़ेगा जर्मिनल वेरिएशन का। सिंपल सी बात है कि अगर एक जनरेशन में फर्क पड़ रहा है तो सोमैटिक, अगर आने वाली कई जनरेशन में फर्क पड़ रहा है तो जर्मिनल। आने वाली जनरेशन में तभी फर्क पड़ेगा ना जब वो गैमीट्स की फॉर्म में स्पर्म और एग में जाएगा। जापान में न्यूक्लियर रेडिएशन ले लीजिए, या भोपाल में मान लीजिए MIC, आपने सुना होगा गैस ट्रेजेडी का केस है। तो जब वो 1980s के टाइम पे हुई थी, तब से लेकर आज भी अगर आप भोपाल में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिसेबल बर्थ हो रही है। तो इसका मतलब वो केमिकल सब्सटेंस था जो म्यूटाजेनिक था, जिसने म्यूटेशन कॉज किया। और क्योंकि म्यूटेशन इनहेरिटेबल होते हैं तो वो आने वाली जनरेशन में जाएंगे, तो उस जनरेशन को भी खराब करेंगे और आने वाली जनरेशन को भी खराब करेंगे। सोमैटिक वेरिएशन केवल एक जनरेशन को खराब कर सकता है जिसमें वो अपीयर हुआ, क्योंकि वो डेथ के साथ चला जाएगा और वो स्पर्म या एग से मतलब नहीं है उसका, इसलिए वो आने वाली जनरेशन को कुछ खराब नहीं करेगा। इसीलिए मैंने बताया कि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स ब्लाइंड हैं, किसी के पेरेंट्स डीफ या डम्ब हैं, तो कोई ये रूल थोड़ा है कि आने वाली प्रोजेनी में भी ब्लाइंडनेस जाएगी या डीफ या डम्बनेस जाएगी, क्योंकि ये तो बॉडी की सोमैटिक सेल्स की बात हो रही है ना। आई नहीं काम कर रही, ईयर नहीं काम कर रहा, तो ये तो बॉडी का सोमैटिक पार्ट हुआ ना। स्पर्म और एग का आई और ईयर से तो कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से सोमैटिक और जर्मिनल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस, जो इनहेरिट होगा, इसलिए अब हमारा फोकस किस बात पे रहेगा? जर्मिनल वेरिएशन पे। जो आने वाली जनरेशंस में जाएंगे वो जर्मिनल वेरिएशंस कहलाते हैं। अब ये इनहेरिटेंस कैसे होता है, इस चीज के लिए आपकी बुक में जो बेसिकली जो टॉपिक दे रखा है, ग्रेगर जॉन मेंडल, या हेडिंग दे रखा है एनसीईआरटी में, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जहां से आप मेंडल वाली जेनेटिक्स पढ़ते हैं। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसको आप मेंडेलियन, या पुराना तरीका था तो क्लासिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने जो जेनेटिक्स दी थी वो क्या कहलाती है? क्लासिकल जेनेटिक्स, या मेंडेलियन जेनेटिक्स बोल सकते हैं ये। अब यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल का एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहाँ से ये यूनिट स्टार्ट की गई है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और थर्ड चैप्टर इवोल्यूशन है। तीनों चैप्टर की जो यूनिट स्टार्ट हुई है, उस यूनिट में एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ग्रेगर जॉन मेंडल का दिया हुआ है। तो आप चाहें तो उनके बारे में वहां से पढ़ सकते हैं। 10th की एनसीईआरटी में भी ग्रेगर जॉन मेंडल की
बारे में, उनकी बर्थ, उनकी डेथ, उनके प्रोफेशन, इन सब के बारे में दिया था। हालांकि वो हमारे लिए काम का नहीं है, हमें तो बेसिकली वो पढ़ना है जो हमारे क्यूरिकुलम में है और जिसको आगे हमें यूज करना है। तो नाम जरूर आप पढ़ सकते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो ये बाय एजुकेशन तो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने मैथमेटिक्स में पीजी किया हुआ था। जब इनको जॉब मिली तो वो बेसिकली एक मॉन्क की जॉब करते थे। ब्रून सिटी का नाम है, उस टाइम पे वो चेकोस्लोवाकिया में आता था। तो ब्रून के अंदर जो है वो ब्रून शहर का नाम है, सिटी का नाम। वहां पे एक मॉन्स्ट्री थी जहाँ पे एज ए मॉन्क ये जॉब करते थे। उसी मॉन्स्ट्री के अंदर उन्हें एक गार्डन मिला हुआ था, उस गार्डन पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो बाई प्रोफेशन तो ये मॉन्क थे, बाई एजुकेशन ये मैथमेटिशियन थे, बट इनका इंटरेस्ट जो था वो ब्रीडिंग में था कि प्लांट्स में ब्रीडिंग कैसे करते हैं, प्लांट्स के अंदर जो है वो करैक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं। और उस टाइम पे ये बात है 1850 के आसपास की, उस टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं था कि आप फिजिसिस्ट हैं तो आपकी फिजिक्स की डिग्री होनी जरूरी हो, है ना, या बायोलॉजिस्ट है तो एक बायोलॉजी की डिग्री होना जरूरी है, डॉक्टर है तो एमबीबीएस होना ही जरूरी है। ऐसा कुछ उस टाइम पे, आज से 170 ईयर्स एगो पहले की बात हो रही है, 1850s के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे ये थे तो मॉन्स्ट्री गार्डन के अंदर एज ए मॉन्क जॉब करते थे ये मॉन्स्ट्री के अंदर ब्रून शहर में। और इनका ब्रीडिंग इंटरेस्ट जो था वो काफी था, उसी ब्रीडिंग इंटरेस्ट को उन्होंने यूज किया और अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। जो हमारे लिए सिग्निफिकेंट डेटा है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो मेंडल के बारे में मैंने आपको बताया है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया है, वहां से रीड कर लीजिएगा। इनका जन्म सिलीशियन विलेज में हुआ था। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही कोई मेडिकल एग्जाम में इन चीजों से कुछ पूछा जाता है, ना ही बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा जाता है। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? पहली चीज द ईयर, दैट इज 1856, जहाँ पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया है। He got interested in breeding experiment. ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे उन्होंने? पी पे किए थे। ये तो एनसीईआरटी में है ही, सब जानते हैं कि मेंडल ने जो अपना काम किया था वो पी या गार्डन पी पे किया था, मटर के पौधे पे किया था। बट दो और भी थे जिन्होंने मेंडल ने उन पे भी वर्क किया था, हालांकि बुक्स में वो आपको मिलेगा नहीं। दैट इज हॉकवीट, प्लांट का नाम है ये। और इसके अलावा हनी भी एनिमल है, सब जानते हैं। मतलब इम्पोर्टेंट आपके लिए अब ये हुआ कि पी तो सब जानते हैं कि मेंडल ने अपना काम किस पे किया, गार्डन पी पे किया। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि मेंडल ने अपना वर्क किस पे किया, पी, सेकंड ऑप्शन हॉकवीट, थर्ड ऑप्शन हनी बी, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। मेंडल ने 3 ऑर्गेनिज्म पे अपना वर्क किया था, वन इज पी प्लांट, गार्डन पी, पाइजन सेटाइवम, इसके बारे में तो हमें भी आगे बहुत कुछ पढ़ना है। अनदर इज हॉकवीट एंड थर्ड इज एनिमल, दैट इज हनी बी। तीनों पे मेंडल ने अपना काम किया। मेंडल ने जो भी अपना काम किया उस काम को उन्होंने, उस टाइम पे क्या होता था, जैसे आजकल आप कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें होता ये है कि उस रिसर्च को पब्लिश कर दिया जाता है। जैसे जर्नल्स आते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स आते हैं, उनमें आप उस रिसर्च को क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। आपके पास ईमेल आईडी है, आपने एक सॉफ्ट कॉपी वर्ड या पीडीएफ फाइल बनाई रिसर्च के डेटा की और किसी भी जर्नल को भेज दी। मेंडल के टाइम पे 1860s के टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे क्या था कि ऐसा कुछ नहीं होता था, कम्युनिकेशन का ये तरीका नहीं था। वहां पे जो भी आपने काम किया आप अपने रिसर्च को लेके जाइए, जो भी कैपिटल होगी उस कंट्री की या कोई बड़ा शहर होगा, वहां पे साइंटिफिक कम्युनिटी होती थी, ज्यूरी मेंबर होते थे, उन ज्यूरी मेंबर्स के सामने जाके आपको पेपर रीड करना होता था कि हाँ देखो मैंने ये काम किया। जैसे टीचर्स के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं लाइक दिस। अब ज्यूरी मेंबर वो डिसाइड करेंगे उसको देख के अपने हिसाब से कि ये काम सही है या गलत है, सही होगा तो अप्रूव कर देंगे, गलत होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आजकल ये नहीं करना पड़ता, आजकल एक फाइल अटैच करके भेज दीजिए, जर्नल्स में ज्यूरी मेंबर ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, वो अपने आप देख लेंगे आपको
पर्सनली जाके वहां पे प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेंडल ने जो अपना वर्क किया था, वो वर्क या जो ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो 7 ईयर्स तक किए थे। ये लास्ट ईयर नीट का ही क्वेश्चन है कि मेंडल ने जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन से 7 सालों में किए थे। वो 7 ईयर्स का डेटा एनसीईआरटी में दिया है, 1856 से लेके 1863 तक। तो एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट है ऑन पी, जो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ये 7 ईयर्स तक कंडक्ट किए गए थे। सेंटेंस नहीं लिख रहा, वर कंडक्टेड फॉर 7 ईयर्स। और 7 ईयर्स क्या है, 1856 से लेके 1863 तक। ये हालांकि क्वेश्चन लास्ट ईयर आ ही चुका है नीट में, तो अब रिपीट तो होगा नहीं, बट उन्होंने ये भी पूछ लिया कि कौन से 7 सालों में मेंडल ने अपना काम किया था। मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत बेसिक चीज याद रखिएगा कि each and every word of NCERT is equally important. There is nothing more important, है ना। कुछ भी NCERT में ऐसा नहीं है जो आपको कभी बोल दिया जाए कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Each and every word is important. समरी से लेके और कंक्लूजन तक, इंट्रोडक्शन से लेके आपकी बुक में समरी तक, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर एनसीईआरटी ने कोई चीज लिख दी तो वो मेडिकल एग्जाम में आ जाएगी। जैसे ये आ गया कि मेंडल ने कौन से 7 सालों में अपने काम या अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, तो उन्होंने ये भी पूछ लिया। यूजुअली ईयर को या साइंटिस्ट के नाम को हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो चीज इग्नोर करने की नहीं है। इनके रिसर्च पेपर का टाइटल क्या था वो आपको याद रखना है। रिसर्च पेपर was entitled as, नाम क्या था, that is experiment in plant hybridization। इस नाम से उन्होंने अपना रिसर्च पेपर दिया था। हर एक रिसर्च पेपर का नाम तो होता ही है, तो इनके रिसर्च पेपर का नाम क्या था, इंग्लिश में जो था वो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि वहां पे उन्होंने जर्मन लैंग्वेज के अंदर उसको रीड किया था, बट उसका इंग्लिश वर्जन जो है वो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पब्लिश किया गया। किसने पब्लिश किया था, बाद में पब्लिश बाय ब्रून। ब्रून शहर का नाम है, ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसने इसको पब्लिश किया। कब पब्लिश किया, इन 1866। 1863 तक तो इन्होंने काम किया, फिर 65 में इन्होंने रीड किया था रिसर्च पेपर अपना, है ना, और बाद में उसके 1 साल के बाद इसको पब्लिश कर दिया गया। प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो ब्रून में जिसका ऑफिस था, उसकी प्रोसीडिंग्स में 1866 में इनके पेपर को पब्लिश कर दिया गया। अब पेपर पब्लिशन हो गया और इनकी 1884 में डेथ हो गई थी बिना किसी रिकॉग्निशन के। डेथ में लिख नहीं रहा, कोई जरूरत नहीं है आपको। 1866 में काम करके दे दिया, उन्हें तो लगा कि लोग इनके काम को इंपॉर्टेंस देंगे, इनकी बात को समझेंगे, लेकिन किसी ने इनकी बात को कोई एम्फेसिस नहीं दी, उठा के ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1884 में इनकी डेथ हो गई, नेफ्राइटिस हो गई थी, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। 1900 में, मतलब आफ्टर 34 ईयर्स, इनके वर्क को किसी और ने दोबारा किया और उसके बाद इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल दिया गया। मतलब 34 ईयर्स तक बिना किसी रिकॉग्निशन के मेंडल के वर्क को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। इनकी डेथ भी हो गई मीनवाइल 1884 में, बट बिना किसी रिकॉग्निशन के इनका वर्क इसी तरीके से पड़ा था। तो आपकी बुक में एक पैराग्राफ दिया है कि मेंडल के रिजल्ट्स हिडन थे फॉर 34 ईयर्स। तो उसके रीजन क्या थे, हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। मेंडल्स रिजल्ट remain hidden for
34 years. क्यों 34 इयर्स तक मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं दिया गया, लोगों ने नोटिस नहीं किया? तो इसका एक पैराग्राफ दिया है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है ये चीज कि ऐसा क्या था कि मेंडल ने ऐसी कौन सी बात कह दी भाई कि लोगों ने उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, 34 इयर्स तक किसी ने उसको पढ़ा ही नहीं। तो उसके कुछ रीजन दिए। सबसे पहला रीजन क्या था, उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर नहीं था, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे तो प्रिंटिंग प्रेस भी बहुत पॉपुलर नहीं थी। अब प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं है तो फिर एक साल में एक बार पब्लिशर होता था। और जब ये मतलब इस सोसाइटी के लोग कभी किसी कॉन्फ्रेंस में किसी और कंट्री को गए तो एक साल का डेटा उठा के वहां पहुंचा देंगे कि जी हमारे इलाके में ये वाले पेपर्स हुए या इन चीजों पे रिसर्च हुई है, आप भी देख लो। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था, तो इसलिए बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली, लोगों को पता ही नहीं चला कि मेंडल ने ऐसा कोई काम करके भी दिया है जो जेनेटिक्स या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करता है। तो पहला रीजन तो यही है कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। And so his work could not be widely publicized. इसलिए इनके वर्क को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल पाई क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था। ये तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि जब लोगों को पता था इस तरीके से चलता है ना, आजकल तो पता कैसे चलता है, फोन हो गया, ईमेल हो गया, सॉफ्ट हो गया, ई कॉपी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। 1860s के टाइम पे कहाँ ये सब चीजें थी, तो इसलिए लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या कहा गया। अब हम टू द पॉइंट बात करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, मेंडल ने एक लाइन बोली कि हर एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए एक यूनिट होती है जिसको नाम दिया उन्होंने फैक्टर। इसी फैक्टर को आज की डेट में या आज हम जीन बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्किन कलर है तो उसके लिए कोई जीन है, हमारी बॉडी में कर्ली हेयर है किसी के तो उसकी कोई जीन है, स्ट्रेट हेयर है तो उसकी कोई जीन है, आई का कलर ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है तो उसके लिए कोई ना कोई जीन है। तो हर एक कैरेक्टर के लिए कोई जीन होता है। मेंडल के टाइम पे जीन वर्ड ना यूज करके क्या बोला गया, फैक्टर बोला गया। तो मेंडल ने ये कहा कि हर एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए एक फैक्टर होता है। तो जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर था, लोगों ने उस टाइम के लोगों ने उसको एक्सेप्ट हिडन थे, बस एक ही रीजन है इसका जो नहीं, अभी और भी रीजन है, और भी अभी तो आप वन बाय वन पढ़ रहे हो। ये तो रीजन, इसको समझाना क्या है, सबको पता ही है कि 1860s के टाइम पे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था तो सीधे सीधे लिख दिया। अब जो रीजन आप पढ़ रहे हैं वो समझने वाले हैं, तो इसलिए आपको अब जो नेक्स्ट रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ तो उसमें ये है, मेंडल ने जब लॉज दिए तो उसमें एक लॉ ये भी दिया कि हर एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए, जैसे मान लीजिए अभी आपने पढ़ा कि डार्विन ने बोला कि पैन जीन्स या जम्यूल होते हैं, बीजमैन ने कहा कि जर्म प्लाज्म होता है, ऐसे मेंडल ने कहा कि कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए फैक्टर होते हैं। इसी फैक्टर को आजकल हम जीन बोलते हैं। जीन और फैक्टर एक ही बातें हैं, पेयर ऑफ फैक्टर को जीन बोला जाता है। आप चाहे जीन बोलिए चाहे फैक्टर बोलिए। अभी हम मेंडल के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो हम फैक्टर ही लिखेंगे, बट नाउअडेज दीस फैक्टर्स आर कॉल्ड जीन्स। तो जो आइडिया दिया था उन्होंने, जो उनका कंसेप्ट था यूजिंग फैक्टर, उस टाइम पे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेंडल ने ये कहा कि कोई भी फैक्टर पास पास आते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, मिक्स नहीं होते। और अभी तक थ्योरी क्या चली आ रही है, मिक्सिंग की। प्री मेंडलियन एरा, मेंडल से पहले का एरा क्या था, प्री मेंडलियन। मान लीजिए 200-300 सालों से लोग इस बात को मानते आए हैं कि भाई मिक्सिंग होगी तो बेबी बन जाएंगे। अचानक से मेंडल आके ये कह रहे हैं कि जी मिक्सिंग नहीं होती, दो चीजें पास पास आती हैं, एक साथ रहती हैं, आगे जाके अलग अलग हो जाती हैं बिना मिले, बिना मिक्स किए। क्योंकि मिक्स कर देंगे तो अलग नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई पास पास आएंगी, मिक्स नहीं होगी, और जब जरूरत पड़ेगी तो अलग अलग भी हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने 100 सालों से जो बात चली आ रही है, अचानक से अगर आप ये बात बोलेंगे तो आपको लोग कहेंगे यार ये तो बेकार की बात कह रहा है यार, इतने सालों से हम मानते आ रहे हैं, इतने लोग रिसर्च कर चुके हैं, अचानक से कोई बंदा आके कहे कि नहीं ये नहीं होता, ये होता है, पूरी दुनिया ये मानने लगे जो मैं कह रहा हूँ, तो उसको नोटिस नहीं किया जाएगा क्योंकि उसका कोई प्रूफ तो दे ही नहीं रहे हो। तो
दूसरा जो रीजन था वो ये कि जो उनका कंसेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, क्या कहलाता है, पेयर्ड फैक्टर। इस पेयर्ड फैक्टर को मैं लिख दे रहा हूं, आज इसको जीन बोलते हैं और इन फैक्टर को एलील्स बोला जाता है, बट ये टर्म मेंडल ने यूज नहीं किया। मेंडल ने जो टर्म यूज किया वो फैक्टर था। दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड एट दैट टाइम। उस टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेंडल ने ये कहा कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स आर स्टेबल discrete units which did not blend with each other। और इसी बात से लोगों को ऑब्जेक्शन था, क्योंकि वो तो अब तक मान के आ रहे हैं कि ब्लेंडिंग होगी, अचानक से मेंडल आके कह रहे हैं कि फैक्टर एक साथ होंगे बट ब्लेंड नहीं होंगे। अगर आपने थोड़ा बहुत भी स्कूल के हिसाब से पढ़ा है तो मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कर रहे हैं तो आपने पढ़ा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया और बाद में अलग अलग भी हो गए। नहीं तो हम अगली क्लास में ये सब करके भी देखेंगे, पास पास आएंगे अलग अलग हो जाएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरी बॉडी में जो क्रोमोसोम है उसमें से आधे क्रोमोसोम मेरे मदर से आए हुए हैं, आधे मेरे फादर से आए हुए हैं। तो मदर से 23 क्रोमोसोम एग के थ्रू आए, फादर से 23 क्रोमोसोम स्पर्म के थ्रू आए, जाइगोट बना जिससे मेरी बॉडी बन गई। तो 2n = 46 हो गए। अब जब मेरी बॉडी में गैमेटोजेनेसिस होगी, बीइंग ए मेल, मेरी बॉडी में जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, तो जब मेरी बॉडी में स्पर्म बनेगा तो फिर वही मदर के क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, एक्स क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, वाई अलग हो जाएगा। तो मदर फादर से एक्स वाई क्रोमोसोम मेरी बॉडी में आए और गैमीट बनाने के टाइम पे ये एक्स वाई क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। क्या एक्स वाई ने मिलके कोई जेड बना दिया क्या? क्योंकि आज से पहले तो यही बोला जा रहा है कि कैरेक्टर अगर ब्लेंड हो जाएंगे तो उन्हें अलग अलग नहीं कर पाएंगे। मेंडल ने ये कहा कि कैरेक्टर ब्लेंड नहीं होते, जो भी फैक्टर है दे आर डिस्क्रीट स्टेबल यूनिट, दे कम टुगेदर एंड दे सेग्रीगेट, एक साथ आएंगे और आने वाले टाइम पे वो अलग अलग हो जाएंगे। इनमें कोई मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं हो रही। इसी बात से लोगों को प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इतने सालों से तो ब्लेंडिंग की बात हो रही थी, अब अचानक से ये कहा जा रहा है कि मिक्सिंग नहीं होती है ना। तो ये आपको याद रखना, ये दूसरा रीजन था जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को ध्यान नहीं दिया गया। तीसरा, मेंडल क्योंकि मैथमेटिशियन थे, बाई एजुकेशन उन्होंने मैथमेटिक्स में अपनी डिग्री ली हुई है, तो उन्होंने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस को बायोलॉजी में इंक्लूड कर दिया। अब लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि एक तो बायोलॉजी में आप मैथमेटिक्स को लेके आ रहे हो, बायोलॉजी में आप स्टैट्स को लेके आ रहे हो। स्टैट्स में भी सिंपल स्टैट होती, लाइक मीन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब तो कॉमन सी बातें हैं। लेकिन हायर स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो आप जानते तो नहीं है, बट इसके अलावा भी स्टैट्स में बहुत कुछ है। टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, एनोवा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब पीजी लेवल की स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। या जिनके पास मैथमेटिक्स होगी वो इन चीजों को समझते होंगे। तो इस चीज को बायोलॉजी में क्यों लेके आना, जेनेटिक्स को समझाने के लिए स्टैट्स को क्यों बीच में लेके आना? लोगों को ये अप्रोच समझ में नहीं आई कि हम मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को बायोलॉजी में क्यों लेके आ रहे हैं। ये रीजन आ गया। तीसरा जो फेलियर का रीजन था वो यही था, हिज अप्रोच ऑफ यूजिंग हायर statistical techniques to explain biological phenomena। ये और इससे होगा क्या कि जो रिजल्ट्स आएंगे दे आर टू कॉम्प्लिकेट टू अंडरस्टैंड। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि इतना सिग्निफिकेंट होगा, इतना इनसिग्निफिकेंट होगा,
है ना, इतनी न्यूमेरिक वैल्यू में चेंजेस आएंगे, इतनी वैल्यू से चेंजेस नहीं आएंगे। लोग ज्यूरी मेंबर्स को तो ये समझ में आ रहा है ना कि यार करेक्टर ब्लेंड हो रहे हैं, अब तुम कह रहे हो ब्लेंड नहीं होते, फिर कह रहे हो कि इतने सिग्निफिकेंट होंगे, इतने इनसिग्निफिकेंट होंगे। अगर मेरे जैसे पर्सन के लिए कहा जाए तो मुझे तो 10th की मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम है, एमएससी की मैथमेटिक्स के बीच में क्यों लेके आ रहे हो एक बायोलॉजी की चीज को समझाने के लिए। तो लोगों को ये अप्रोच समझ में नहीं आई कि उन्होंने बायोलॉजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए स्टैटिक्स को क्यों यूज किया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एक्सप्लेन करना वो चाह रहे थे वो इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि लोगों ने सुना ही नहीं और बिना सुने उन रिजल्ट को उठा के बॉक्स में फेंक दिया। ये भी एक रीजन था कि उन्होंने उनके रिजल्ट्स को कोई इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया। चौथा, बायोलॉजी का बहुत सिंपल सा रूल है कि हम हर चीज को देखना चाहते हैं। हमारी क्यूरियोसिटी है, सेल की डिस्कवरी हुई, फिर लगा नहीं माइटोकॉन्ड्रिया देखना है तो हमने माइक्रोस्कोप से माइटोकॉन्ड्रिया भी देखा, हमने न्यूक्लियस भी देखा, है ना, प्लांट हाइट भी हमें दिखाई देती है। बायोलॉजी का सिंपल सा रूल है कि हमें हर चीज का फिजिकल प्रूफ चाहिए, है ना, प्रूफ भी चाहिए, फिजिकल प्रूफ जो दिखाई दे। अब जीन को भी देखना चाहते हैं तो जीन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के हिसाब से तो कह दिया भाई एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन से मिलकर बनेगी और एक प्रोटीन बनाएगी। तो हमें हर चीज का एक फिजिकल प्रूफ पता है। मेंडल जो अपनी बात कह रहे हैं पेयर्ड फैक्टर की, मेंडल ने ये नहीं बताया कि पी के प्लांट पे ये पेयर्ड फैक्टर मिलेगा कहाँ पे। आज तो पता है हमें कि जीन कहाँ होती है, डीएनए में होती है। डीएनए कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा, सेल में, न्यूक्लियस के अंदर। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दिखाई देगा। सेल डिवीजन नहीं हो रहा होगा तो क्रोमैटिन की फॉर्म में न्यूक्लियस में मिल जाएगा। तो आज तो हमें ये सब पता है, उस टाइम पे मेंडल को नहीं पता था कि फैक्टर की फिजिकल लोकेशन क्या होगी, है ना। जैसे मान लीजिए आप ये कहें कि सर सॉल्ट है तो आप कहेंगे NaCl है, मैंने मान लिया भाई NaCl है। अब आप कहोगे सर NaCl का तो क्यूबॉइडल लैटिस होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया गया। अब मैं आपसे कहूंगा मुझे नमक में तो दिखाई नहीं दे रहा, मुझे इलेक्ट्रॉन दिख तो रहा नहीं है, प्रोटॉन भी नहीं दिखाई दे रहा, मैंने नमक रख दिया मुझे, उसमें मुझे Na और Cl तो दिखाई दे ही नहीं रहा, कैसे प्रूव करोगे आप। तो आप यही तो बोलोगे कि सर कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा है, दिखाई नहीं दे सकता। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको कोई चीज दिखाई देती है क्या। आप अगर बेंजीन लिखते हो तो टेस्ट ट्यूब में आपने बेंजीन ले रखा है, आपको क्या उसमें हेक्सागोनल रिंग दिखाई दे रही है, क्या उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन बायो में अगर आप कहेंगे कि सर सेल है, माइक्रोस्कोप से देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया है जी देख लो, प्लांट हाइट है दिखाई देगा, आई का कलर है दिखाई देगा, एवरीथिंग इज विजिबल। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो उन लोगों को भी ये चीज लगी कि मेंडल जो फैक्टर की बात कर रहे हैं वो बेसिकली होंगे कहाँ पे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मेंडल ने नहीं दिया था। आज हमें पता है कि ये फैक्टर यानी जीन क्रोमोसोम में होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए में जीन प्रेजेंट होता है। तो एक रीजन ये आ गया, ही कुड नॉट, एक मिनट, प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। फैक्टर्स के लिए कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया उन्होंने। तो ये रीजन बन गया। अभी तक तो पता है सबको कि भाई एक फिजिकल प्रूफ देना चाहिए, बट एक्चुअली इन्होंने कोई रीजन दिया नहीं, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया, तो ये इनके फेलियर का रीजन बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर एक रीजन ये भी था, जिस टाइम पे मेंडल ने अपना काम दिया था 1866 के आसपास, उसी टाइम पे डार्विन की बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और डार्विन की थ्योरी इवोल्यूशन में आज भी एक्सेप्टेबल है। मतलब जो चीज लगभग 200 साल पहले कही गई थी उसमें आज तक लोग कमियां नहीं ढूंढ पाए। एवोल्यूशन में अभी भी जो थ्योरी पढ़ाई जाती है वो डार्विन थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसी से हम समझते हैं कि नई नई स्पीशीज कैसे बनी। तो जब एक बहुत पॉपुलर रिजल्ट आता है सामने तो जो अनपॉपुलर होता है वो छुप जाता है। इनके साथ भी यही हुआ कि डार्विन की जब बुक आई तो सारी की सारी साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात में बिजी हो गई कि डार्विन की थ्योरी को फेवर में करें या फेवर में ना करें, डार्विन के सपोर्ट में बोले या डार्विन को अपोज करें। अगर अपोज करेंगे तो कोई रीजन देना पड़ेगा अपोजिशन का। तो सारे लोग जब उस तरफ चले गए तो इनका ध्यान गया ही नहीं कि मेंडल ने क्या काम किया या क्या नहीं किया। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट था कि जो साइंटिस्ट हैं वर बिजी इन डिस्कशन
डार्विन्स बुक, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये इनकी बुक का नाम है। डार्विन ने जो बुक लिखी हुई है वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज है। तो सबके सब इसमें बिजी हो गए, तो किसी का नोटिस आया ही नहीं कि मेंडल के वर्क को भी कोई इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये एक पैराग्राफ पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मैंने भी आपको की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्यों लोगों को पता नहीं चला कि मेंडल ने भी कोई ऐसा काम किया हुआ है, और वो भी इतने साल पहले किया गया था। ये अब आएगा, हो गए 34 साल तक वर्क को नोटिस नहीं किया गया। आफ्टर 34 ईयर्स 1866 के बाद इन 1900 3 बॉटनिस्ट थे जो अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते थे। उन्होंने अलग अलग प्लांट पे रिसर्च किया। तीनों का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि अलग अलग कंट्री के थे, तो उनका कोई एक्सचेंज नहीं हुआ कि मैं भी मेंडल पे काम कर रहा हूँ, तुम भी शुरू करो, देखो क्या मिलता है। ऐसा कुछ नहीं था। 3 बॉटनिस्ट इंडिपेंडेंटली, उन्हें लगा कि भाई कितने साल पहले आया था पेपर, उसको दोबारा करके देखते हैं कि इसमें क्या सही था क्या गलत था। तो 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। उस टाइम से फिर उसको हम बर्थ ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि मेंडल के जिंदा रहते तो मेंडल को कुछ मिला नहीं। उनकी डेथ के बाद उनके वर्क को क्रेडिट मिला या उनके काम को रिकॉग्निशन मिला, और वहां से फिर उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। दिस इज रीडिस्कवरी कहलाता है ऑफ मेंडल वर्क। मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी की हम बात कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं बर्थ ऑफ जेनेटिक्स। और ये कब हुआ? इन 1900, 34 ईयर्स के बाद 1900 में ये बात आई कि यहाँ पे 3 बॉटनिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया। वन इज कार्ल, CARL, कोरेंस, ही वर्क ऑन मेज। ये जर्मनी के थे, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट आपके इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। दूसरे थे ह्यूगो ड्रीवीस, इन्होंने वर्क किया था इवनिंग, ये प्लांट का नाम है, इवनिंग प्रिमरोज। ये हॉलैंड के थे। और तीसरे साइंटिस्ट थे टेशर मार्क। इन्होंने अलग अलग प्लांट पे काम किया था, वर्क ऑन फ्लावरिंग प्लांट। ये ऑस्ट्रिया के थे जहाँ के मेंडल हैं। तो 3 अलग अलग कंट्री से 3 अलग अलग लोग, तीनों ने अलग अलग प्लांट्स पे काम किए, और उसके बाद वही रिजल्ट मिला जो मेंडल 34 इयर्स पहले पाइजम के लिए दे चुके थे। They found the same result. उन्हें वही रिजल्ट मिला जो मेंडल ऑलरेडी 34 इयर्स पहले प्रपोज कर चुके थे या पाइजम के लिए वो दे चुके थे। उसके बाद मेंडल के वर्क को आफ्टर दैट, जो मेंडल का वर्क था was universally accepted, एंड उसके बाद उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल दिया गया। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का मतलब जितनी बार करके देखा, जिस प्लांट पे करके देखा,
एनिमल पे भी करके देखा, हर जगह वही चीज मिल रही है जो मेंडल ने 34 साल पहले कही थी। तो लोगों को सरप्राइज, क्यूरियोसिटी बढ़ती गई ना कि यार जितनी अलग अलग प्लांट पे, अलग अलग एनिमल पे जहाँ काम कर रहे हैं वहां पे मेंडल का ही वर्क आता चला जा रहा है, बार बार वही रिपीट हो रहा है। तो ऐसा क्या है कि वो वर्क यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का बनता चला गया। तो उस चीज के लिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का एंटाइटलमेंट दे दिया गया। ये बात आ गई कि मेंडल के जो रीडिस्कवरी है वो 1900 में हुई, 34 सालों के बाद। अब जब 34 सालों के बाद अलग अलग लोगों ने, 3 लोगों ने तो फिर रीडिस्कवरी की, इसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने करके देखा, सबको एक ही रिजल्ट मिला जो मेंडल ने कहा था, वैसे ही रिजल्ट मिले। तो फिर लोगों में ये क्यूरियोसिटी आ गई कि इतना एक्यूरेसी मेंडल में क्यों आ सकती है, ऐसे कैसे आ गया कि जैसे डार्विन की बुक बहुत पॉपुलर हो गई वैसे मेंडल का वर्क भी बहुत पॉपुलर हो गया। तो लोग इस बात पे आ गए कि मेंडल की सक्सेस के रीजंस क्या थे। तो जो अभी तक मेंडल के रिजल्ट्स के लिए हिडन में थे वो आगे जाके मेंडल की सक्सेस के रीजन बन गए। जैसे मेंडल ने स्टैट्स को यूज किया तो कभी ये प्रॉब्लम थी, बाद में लोगों ने कहा कि नहीं यार, स्टैट्स को यूज करने की वजह से ही तो एक्यूरेसी आ रही है। एक्चुअली एरर तो स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स ही तो बताता है कि आपका रिजल्ट कितने परसेंट सही है और कितने परसेंट गलत। जब एवरी टाइम आपका रिजल्ट सही आ रहा है तो उसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया, तो ये तो और अच्छी बात हो गई। तो जो कभी समस्या थी वो अब जो है वो प्लस पॉइंट बनती चली गई। तो बुक में एक पैराग्राफ ये दिया है कि मेंडल की सक्सेस के रीजन क्या है, क्यों मेंडल का वर्क यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का हुआ, वो भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस। ये आपको पढ़ना है क्या क्या रीजन दिए। पहली चीज बहुत सिंपल था, मेंडल ने एक या दो कैरेक्टर को एक साथ स्टडी किया। जैसे हमें पता तो है कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि सातों कैरेक्टर एक साथ स्टडी कर लिए। एक बार में एक या दो कैरेक्टर को ही स्टडी किया। जैसे आपके लिए भी कहा जाता है कि एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, एक साथ 4-4 सब्जेक्ट लेके बैठोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, और खुद तो समझ जाओगे शायद, दूसरे को तो बिल्कुल नहीं समझा पाओगे। आपका जितना माइंड है उसका दूसरे वाले का भी उतना शार्प माइंड हो, जरूरी थोड़ा है। दूसरे को समझाना है तो स्पेशली एक बार में एक ही चीज समझाइए। दूसरे को आप एक बार में 4 चीजें नहीं समझा सकते, खुद तो चाहे तो समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। मेंडल ने भी यही किया, ही स्टडीड 1 or 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, एक बार में केवल एक या दो कैरेक्टर। इसीलिए आपको एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया जाएगा और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया जाएगा। मेंडल ने कोई ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, हेक्सा हाइब्रिड, हेप्टा हाइब्रिड ऐसे कोई क्रॉस नहीं किए। लेकिन अगर कोई मेंडल से उस टाइम पे पूछता कि ट्राई हाइब्रिड के केस में रेशियो क्या आएगा, तो वो तो उन्होंने बोल दिया कि मैथमेटिक्स में ऐसा आएगा, करके देख लो, ना आए तो बता देना, मेरे हिसाब से तो आएगा ही, क्योंकि मुझे तो पता है कि इनहेरिटेंस स्टैटिक्स के रूल को फॉलो करता है। इसी तरीके से आगे हम इस चीज को भी देखेंगे। उन्होंने हर एक एक्सपेरिमेंट का स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड रखा। तो 34 सालों के बाद भी लोगों को इस चीज में डाउट नहीं रहा कि मेंडल ने कुछ किया नहीं था। उन्होंने हर एक पेपर को संभाल के रखा जिसपे उन्होंने मैनुअली कैलकुलेशंस की थी। आजकल तो स्टैट्स के सॉफ्टवेयर आते हैं, बट उस टाइम पे मैनुअली कैलकुलेशंस होती थी, सारी कैलकुलेशंस को भी संभाल के रखा, मेंटेन स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड of all experiment। ये इंपॉर्टेंट हो गया, हर चीज का रिकॉर्ड रखा है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वांटिटेटिवली एनालाइज किया क्वालिटेटिव कैरेक्टर को। अब जैसे मान लीजिए कहा जाए मैं बीइंग ए टीचर 2 बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरा दोनों का सिलेक्शन हो गया, तो मेरा रिजल्ट क्या हुआ, 100%। अगर मैं 20 बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए, क्या 20 का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। किसी ने काम करना शुरू किया, उसने एक बार, आपने एक क्वेश्चन, आपको एक प्रॉब्लम दी गई थी, आपने सॉल्व कर ली, तो टीचर के लिए आपका सिलेक्शन 100% हो गया। आपको 10 प्रॉब्लम दी थी, 10 सॉल्व कर लोगे, नहीं कर पाओगे, 9 कर पाओगे, तो 10% आपका एरर आ गया, 90% रह गया।
आपको 100 प्रॉब्लम दी गई, पता चला 60 सॉल्व हुई आपसे, बाकी नहीं हुई 40, 60% रह गया। मैं जो भी कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ, आपकी बुद्धिमानी या आपकी जो क्वालिटी है उसको मैं जस्टिफाई कैसे कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व। अगर आप किसी भी क्वालिटी को क्वांटिटी के हिसाब से दोगे तो उस बात का वेटेज बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया और आपने एक कर लिया, तो वो तो बाई चांस भी तो हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन पहले से आता हो, इसलिए आपने कर लिया। अब मैं आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब करके दिखाओ 100%, नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आप अपना दिमाग नहीं क्लिक कर पाओगे, नहीं होंगे। मेंडल ने भी यही किया, मेंडल ने हर एक करेक्टर जो क्वालिटी होता है, लाइक प्लांट टॉल है, डॉर्फ है। अब टॉल एंड डॉर्फ तो क्वालिटी हो गई, बट इनकी क्वांटिटी, कितने टॉल हैं, एक नहीं 4,500 टॉल है। मेंडल ने जो अपना काम किया था उसमें 6,000 प्लांट लिए थे, तो 6,000 में से 4,500 प्लांट टॉल हैं और 1,500 डॉर्फ हैं। तो उन्होंने बोला कि रेशियो 3:1 आएगा। ये नहीं कि 4 प्लांट पे काम किया, 3 टॉल आ गए, 1 डॉर्फ हो गए, रेशियो 3:1 हो गया। जब भी आप अपनी बात को क्वांटिटी के टर्म में दोगे, स्टैटिक्स का रूल है कि आपकी बात का वेटेज बढ़ता चला जाएगा। आप कहेंगे सर मैंने बॉटनी पढ़ ली, तो मैं पूछूंगा कितने क्वेश्चन किए, कोई कह रहा है 10 क्वेश्चन किए, कोई कह रहा है सर 100 क्वेश्चन किए, तो किसकी बात का वेटेज ज्यादा है? 100 क्वेश्चन वाले की बात का वेटेज ज्यादा है। तो पढ़ा दोनों ने, बट दोनों को मैंने कैसे चेक किया, दोनों को इस बात से चेक किया कि किसने कितने ज्यादा क्वेश्चन किए। तो नंबर से चीजों को अगर आप देते हैं, मैथमेटिक्स में तो नंबर ही चाहिए ना, मैं डिजिट्स चाहिए, स्टैट्स में आपको इनपुट डालने के लिए डिजिट्स चाहिए, तो जितना ज्यादा क्वांटिटी आएगी उतना ज्यादा क्वालिटी के बारे में पता चलता चला जाएगा। मेंडल का सबसे बड़ा रूल यही था कि उन्होंने हर एक करेक्टर जो क्वालिटी थी उसकी एनालिसिस जब की तो क्वांटिटी के हिसाब से की, quantitatively analyzed the inheritance of qualitative characters। जैसे सिंपल जो एग्जैक्टली मेंडल का है वो मैंने आपको बताया, 6,000 प्लांट पे काम किया, तो उन्होंने कहा कि 4,500 लगभग प्लांट टॉल है और 1,500 प्लांट डॉर्फ है, तो रेशियो 3:1 हुआ। मान लीजिए आप मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को ह्यूमन में अप्लाई करो, तो ह्यूमन में तो एक टाइम पे एक ही बर्थ होती है ना, आप कैसे कहोगे कि सर डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा और रिसेसिव नहीं आएगा, क्योंकि बर्थ तो किसी एक की हो रही है, रेशियो कैसे आएगा, 3:1 कैसे लेके आओगे? 4 में से 3 और 1 है ना, एक ही बेबी हुआ तो उसमें ऐसा थोड़ा कहोगे कि 3/4 बेबी ऐसा है और 1/4 बेबी ऐसा है। तो उसको कैसे किया जाएगा? प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि देयर आर द चांसेस कि जब बेबी की बर्थ हो तो 75% ये करेक्टर हो, और देयर आर द चांसेस कि बेबी की बर्थ हो तो 25% ये करेक्टर हो। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो मेंडल का जो स्टैट्स में जो रूल लगा था वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का था, तो उन्होंने हर एक चीज को मैथमेटिक्स में बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, प्रोबेबिलिटी के रूल से एक्सप्लेन किया। पहले लोगों को समझ में नहीं आया, बाद में ये उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन बना कि कहीं पे कोई गलती निकल के आई नहीं थी, बिकॉज हर चीज मैथमेटिक्स के हिसाब से ऑलरेडी प्रूवन है ना, गलतियां तो आप मैथमेटिक्स के हिसाब से निकालते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूवन है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मेंडल ने जितनी भी वैरायटी ली वो सारी प्योर ली, उनमें से कोई भी हाइब्रिड वैरायटी नहीं ली थी, है ना। अगर आपको मान लीजिए मैं शुरू से पढ़ा था फर्स्ट क्लास से, और फिर 12 साल के बाद आपका सिलेक्शन नीट में होता, तो मैं यही कहता ना कि नीट में सिलेक्शन मेरी वजह से हुआ, क्योंकि 12 साल की एजुकेशन मैंने आपको दी। बट अगर ऑलरेडी मैं आपको 10 से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कैसे पता कि आप पहले से कितना जानते हो और कितना मेरी वजह से जानोगे? तो इट्स ए क्वेश्चन मार्क। इसकी एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी कि इन 2 सालों में आपने क्या सीखा और पिछले 1 to 10th में आप क्या सीख के आए हो। तो अगर आप 0 यानी प्योर से शुरू करते हो तो आपको चीजें आगे समझाने में आसानी हो जाएगी। तो मेंडल ने भी यही किया, उन्होंने जितनी वैरायटी ली दे आर जेनेटिकली प्योर, और क्योंकि वो प्योर थी इसलिए कोई आगे इश्यू नहीं आया, है ना। ही सिलेक्टेड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, प्योर, प्योर को ट्रू ब्रीडिंग लिखा जाता है, वैराइटीज।
ऑफ पी। उन्होंने प्लांट की ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ली है ना। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है 100% प्योर और सेल्फ पॉलिनेटिंग। सेल्फ पॉलिनेशन आप पढ़ ही चुके हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में। सेल्फ पॉलिनेशन से जो बनते हैं वो प्योर कहलाते हैं। इनको आगे हम टर्म में लिखेंगे। सो दे आर कॉल्ड प्योर लाइंस, या इसको होमोजाइगस लिखा जाएगा। होमोजाइगस या प्योर लाइन का मतलब है 100% जेनेटिकली प्योर। जो सेल्फ पॉलिनेशन से बनते हैं वो ये कहलाते हैं। तो उन्होंने ऐसी ही वैरायटी को यूज किया। आपकी अगली क्लास भी है क्या इसके बाद कोई? नो सर। है? यस और नो? नो सर। जस्ट 5 मिनट्स तो ये पूरा हो जाएगा है ना, क्योंकि आपका टाइम तो हो गया, बट फिर भी मैं 5 मिनट्स में से इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेता हूँ, तो फिर हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टैट्स को लगाने के लिए कम से कम 3 रेप्लिकेट्स चाहिए होते हैं। जैसे आप कभी एवरेज निकालते हो तो एवरेज निकालने के लिए आप 3 का एवरेज निकालोगे। निकालने को 2 का भी निकालते हो, बट 2 का एवरेज बेसिकली वो कहलाता नहीं है। वो 2 के लिए जो आप लेते हैं वो बेसिकली मीन कहलाता है, मीन ऑफ 2। तो एवरेज जब आप निकालते हैं तो कम से कम 3 चाहिए। तो मेंडल ने भी जो अपना काम किया, ऊपर आपने लिखा है मेंडल ने 7 सालों तक काम किया था। तो उन्होंने हर एक कैरेक्टर को 3 से 4 जनरेशन तक लगातार स्टडी किया। तो उससे जब स्टैट्स में आप उसकी वैल्यूज लगाएंगे तो उससे एक्यूरेसी आ जाती है। तो ये भी एक इनका रीजन था। स्टडीड कैरेक्टर फॉर 3 to 4 generations। 3 से 4 जनरेशन तक कैरेक्टर्स पे स्टडी किया, ये इनका आइडिया है। अब जितना बड़ा साइज होगा, जैसे मैंने आपको बताया, उतना ज्यादा वेटेज आ जाएगा। सिंपल था कि मैंने एक बच्चे को पढ़ाया तो 100% रिजल्ट हो गया, और मैंने 10 बच्चों को पढ़ाया तो 10 का रिजल्ट नहीं आएगा, 8 का आएगा, तो 80% रह गया। पता चला मैंने 10,000 बच्चों को पढ़ाया और उसमें सिलेक्शन अभी भी केवल 100 बच्चों का हुआ, तो रिजल्ट कितना रह गया? पता चला 1% रह गया। जब आप नंबर बढ़ाते जाओगे तो एरर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और नंबर अगर कम है तो एरर बड़ा हो जाएगा। 10 में से 2 फेल हो गए तो 20% फेल हो गए। 10,000 में से 2 फेल हो गए तो 0.02% फेल हो। फेल तो 2 ही हुए, नंबर बड़ा करने से क्या हुआ? एरर छोटी हो गई। तो मेंडल ने ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स कंसीडर किए सो दैट एरर कम से कम हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने लार्ज सैम्पलिंग साइज रखा। एनसीईआरटी में है ये लाइन, ऑफ अबाउट 6,000 प्लांट्स। अब आप सोचो कि 6,000 प्लांट की लंबाई नापनी है, टॉल एंड डॉर्फ, इतना आसान होगा? लेकिन मेंडल ने मैनुअली किया था। 1 साल नहीं किया, 3 से 4 साल लगातार किया। ये तो इतना है। अब सैम्पलिंग साइज बड़ा होने से क्या आएगा? ग्रेटर क्रेडिबिलिटी आएगी, क्रेडिट ज्यादा मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। जो डेटा की बात हो रही है उसमें क्या होगा? उसमें रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। जब सैम्पलिंग साइज बड़ा होगा तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। आपसे मैं कहूँ कि जब पता करके आओ कि कॉलोनी में कितने लोग बी ब्लड ग्रुप के हैं, आप पता चला 10 लोगों के पता पूछ लिया और 10 लोगों में से 4 थे, तो आपने दे दिया कि सर 40%, 40% बी ब्लड ग्रुप के हैं। एक दूसरा स्टूडेंट था जिसने पूरी कॉलोनी में 10,000 लोग थे, सबका ब्लड ग्रुप चेक किया और फिर आके मुझे बोला कि सर नहीं, 32% ही है। तो क्रेडिबिलिटी किसकी ज्यादा है? जिसने 10,000 लोगों से जाके पूछा कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या था। तो जितना ज्यादा नंबर करोगे उतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। 10 क्वेश्चन करना, 100 क्वेश्चन करना, 10,000 क्वेश्चन करना सेम। आपने जितने ज्यादा क्वेश्चन किए, आपके काम या आपकी मेहनत उतनी ज्यादा आपको उसकी क्रेडिबिलिटी मिलेगी। तो वो मेंडल को भी मिली। उनका सैम्पलिंग साइज 6,000 प्लांट का था, तो इसका मतलब ये है कि क्रेडिबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। और ये नंबर ज्यादा आएगा कैसे? उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस किए, परफॉर्म रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, जिसमें सेक्सेस को रिवर्स कर दिया जाता है। आप मेल और फीमेल को उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए टॉल एंड डॉर्फ का क्रॉस करा रहे हैं, तो टॉल मेल में है, डॉर्फ फीमेल में है। दूसरे क्रॉस में क्या करेंगे?
टॉल फीमेल में ले लीजिए, डॉर्फ मेल में ले लीजिए, फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेंडल का रूल ये है कि F1 में डोमिनेंट करेक्टर आएगा टॉल, रिगार्डलेस कि वो टॉल मेल से यानी फादर से आया या टॉल फीमेल से या मदर से आया, आएगा टॉल। रूल ये है कि टॉल आएगा, रूल ये नहीं है कि टॉल मदर से ही आना चाहिए या टॉल फादर से ही आना चाहिए। तो अगर रेसिप्रोकल क्रॉस कर लेंगे तो क्या होगा, आपको नंबर ऑफ प्रोजेनी यही साइज ज्यादा मिल जाएगा। तो रेसिप्रोकल क्रॉस से क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बन जाएगी। और जितनी प्रोजेनी उतनी स्टैट्स लगाने में आसानी हो जाएगी। और लास्ट में इनका लक भी था, ही वॉज लकी। लकी इसलिए क्योंकि जो कैरेक्टर्स इन्होंने चूज किए वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, है ना, लकी। और आप कह सकते हैं, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, नॉट शो लिंकेज। लिंकेज आगे आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, टॉपिक है लिंकेज। मेंडल का एक्सेप्शन कहलाता है, या तो लिंकेज होगा या मेंडल होगा। आप ऐसे मान सकते हैं कि कैरेक्टर दो तरीके से ट्रांसफर होंगे, या तो लिंक्ड कैरेक्टर होंगे या फिर नॉन लिंक्ड होंगे। जो नॉन लिंक्ड होते हैं वो मेंडल वाले कहलाते हैं। तो मेंडल को लिंकेज क्यों नहीं मिला, उसमें इनका लक काम कर गया, प्योरली लक, कि जो इन्होंने क्रॉस किया इत्तेफाक से वो लिंकेज शो नहीं करता। अगर कोई ऐसा क्रॉस कर देते जो लिंकेज शो करता है तो वो अपने ही रिजल्ट को गलत कर देते। तो इसमें उनके लकी भी थे। ये लाइन आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ लोगे, बट दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो मेंडल की सक्सेस के रीजन बन गए। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि किसी भी क्वालिटेटिव कैरेक्टर की एनालिसिस को क्वांटिटी के हिसाब से जस्टिफाई करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। इस तरीके से आएगा। जैसे कोई ब्रांडेड या बिग कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो आपसे कभी ये नहीं कहता कि इतने परसेंट सिलेक्शन हुआ, है ना। कोई छोटा इंस्टीट्यूट है, वो हमेशा परसेंट दिखाएगा, वो नंबर नहीं दिखाएगा। अगर मान लीजिए एक छोटा सा इंस्टीट्यूट, लोकल इंस्टीट्यूट को यह वो कहे कि मैंने 10 बच्चे सिलेक्ट कर दिए, तो आप तो कहोगे यार आकाश, ये तो 10,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इसके तो 10 बच्चे सिलेक्ट हुए। लेकिन आप ये नहीं पूछते कि आकाश के 10,000 बच्चे कितने में से सिलेक्ट हुए और इस इंस्टीट्यूट के 10 बच्चे कितने में से सिलेक्ट हुए। क्योंकि इसके पास 12-15 बच्चे थे और 10 सिलेक्ट हो गए, तो परसेंटेज बोलेगा ये तो कि मेरा तो रिजल्ट 70-80% है। जबकि अगर आपने आकाश या एलन का रिजल्ट निकाला तो लाखों बच्चों में से अगर 1000 सिलेक्ट हो गए तो पॉइंट्स में रिजल्ट निकल के आएगा। इट्स ऑल अबाउट स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को मैथमेटिक्स की ब्यूटी कहा जाता है। आप जैसे चाहे वैसे डेटा को प्रेजेंट कर लेते हैं, गलत कोई नहीं है। ना आकाश गलत कह रहा है कि उसने 10,000 बच्चे सिलेक्ट किए, और ना लोकल इंस्टीट्यूट कह रहा है कि मैंने 10 बच्चे सिलेक्ट किए, दोनों ही सही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी आकाश परसेंटेज नहीं दिखा सकता, नंबर दिखाएगा, और लोकल इंस्टीट्यूट नंबर नहीं बता सकता, परसेंटेज रिजल्ट दिखाएगा। तो दोनों ही सही है, गलत कोई नहीं है, और दोनों अपने रिजल्ट को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। यही स्टैट्स की खास बात है कि जब आप किसी क्वालिटेटिव कैरेक्टर की एनालिसिस क्वांटिटेटिव से करते हैं तो अपने आप उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। और ये मेंडल के हर एक एक्सपेरिमेंट में था। इसीलिए आज का रूल है, आज की डेज में अगर कोई भी साइंस का रिसर्च पेपर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, कुछ भी, जब तक आप स्टैट्स नहीं लगाओगे वो अप्रूव ही नहीं होगा। तो जो कभी प्रॉब्लम थी वो आज कंपल्शन है। आप रिसर्च करोगे तो बिना स्टैट्स के नहीं कर सकते, चाहे कहीं से भी करो, स्टैट्स आपको लगानी ही पड़ेगी, तभी उस बात का वेटेज आएगा, वरना नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंडल्स इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगली क्लास में हमें पढ़ना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस और बाकी सारी चीजें। आपके 10 मिनट्स ज्यादा ही हो गए। कुछ आ रहा है समझ में? आप सभी लोग मोस्टली नए हो मेरे लिए, इवन मैं भी आपके लिए न्यू हूँ। बताओ किसी को। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर दीपक गुप्ता। डॉक्टर दीपक गुप्ता। सर सब समझ आ रहा है। अगर रियली आ रहा है तो इट्स गुड, और अगर नहीं आ रहा तो प्लीज, जहाँ नहीं आ रहा वह पूछिएगा जरूर, बिकॉज क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका राइट होना चाहिए। आप मुझसे 5 बार पूछेंगे तो मैं आपको 6ठी बार भी बताने के लिए तैयार हूँ, बट आपको समझ में आना चाहिए। और जेनेटिक्स तो स्पेशली बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि ये एक चैप्टर से 6 to 7 क्वेश्चन का वेटेज रखता है नीट में। नीट में 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स के 2 चैप्टर से, और जबकि आप मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ोगे तो वो 2 चैप्टर बेसिकली 5-6 क्वेश्चन देंगे, जबकि ये 12-13 दे रहे हैं। नाम के 2 ही चैप्टर हैं इस पॉइंट में। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, है ना? क्लियर? इसका पीडीएफ फाइल आपको मैं भेज दूंगा।